हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम एक एपीआई यूज़ करके हम डेटा फेच करेंगे और अपने यूआई पर दिखाएंगे। उस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा कंट्रीज़। हम दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सारी कंट्रीज़ का डेटा फेच करेंगे। एक एपीआई है जिसका हम यूज़ करेंगे डेटा को फेच करने के लिए। वहाँ से डेटा फेच करके अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे। कंट्रीज़ के फ्लैग्स रहेंगे। तो चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर वो जो प्रोजेक्ट है वो फ्रंट एंड मेंटर का एक चैलेंज है। तो अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है फ्रंट एंड मेंटर क्या है तो आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे सर्च करना है फ्रंट एंड मेंटर, बस इतना ही सर्च कर लोगे तो फ्रंट एंड मेंटर डॉट आई ओ नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पे फ्रंट एंड से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो चैलेंजेस सेक्शन में अगर जाते हैं तो ये इजी टू मीडियम हार्ड सब एडवांस लेवल के चैलेंजेस हैं यहाँ पे। और ज़्यादातर तो फ्री रहते हैं, मतलब फ्री पेड प्रीमियम हर एक तरह के चैलेंजेस हैं। तो आपको फ्री पे एक वो लगा देना है फिल्टर। यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर में फ्री का फिल्टर लगा दोगे तो केवल फिल्टर मतलब फिल्टर होकर केवल फ्री के जितने चैलेंजेस हैं वही सारे आएंगे। अब यहाँ पे और भी सारे चैलेंजेस हैं। हम एक एपीआई का चैलेंजेस बोल रहा हूँ, फिल्टर है। मैं यहाँ पे एपीआई का फिल्टर लगा देता हूँ जिससे कि एपीआई वाला है। तो यहाँ पर एक कंट्रीज एपीआई, रेस्ट कंट्रीज एपीआई विथ कलर थीम स्विचर, ये एक चैलेंज आ जाता है। इसमें हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट करके डेवलप करना है इसको। अब इसको हम कैसे करेंगे, कैसे चैलेंज को कंप्लीट करना है, पहले तो आप यहाँ पे साइन इन कर लो। ठीक है, आप चाहो तो मतलब इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप बनाओ और फिर यहाँ पे लाके अपना कोड अपलोड करो। तो फिर यहाँ पे आपके सोल्यूशंस वाले सेक्शन में चला जाएगा वो कि आपने इसका सोल्यूशन मतलब सबमिट किया है। और चाहो तो आप लोग बस खुद अपने लिए ही बना लो और इसको नेटलीफाई पे डिप्लॉय करके ऐसे ही शेयर करो, दिखाओ और अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ से हम केवल प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेंगे। और इधर अगर हम क्लिक करें तो इधर कहीं डाउनलोड की बटन नहीं दिख रही है। अगर एक बार इधर क्लिक करते हैं तो बस ये इमेज है और हमें जो इमेजेस मतलब जो डिज़ाइन मिलेगी वो इमेजेस ही रहेंगी। हमें फिग्मा फाइल या ऐसा कुछ नहीं मिलता है। उसके लिए हमें प्रो या प्रीमियम मेंबर बनना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें हमें मतलब जो हमारा काम है वो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, हमारा इमेजेस से काम चल जाएगा। विजिट चैलेंज हब ऐसा कुछ करके है। और फिर डाउनलोड स्टार्टर, जो भी स्टार्टर है डिज़ाइन फाइल्स हैं वो सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर फिग्मा चाहिए हमें फिग्मा फाइल तो उसके लिए प्रो मेंबरशिप होनी चाहिए। तो वो हमें नहीं चाहिए अभी, हम केवल इसको ओपन कर लेंगे। तो ये डाउनलोड फोल्डर में आ रहे, यहाँ से एक जिप डाउनलोड होगी। हम इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे। अगर आप में विंडोज़ 10 है तो अलग तरह से ऑप्शन आएगा, एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन आता है। एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इसको, जिप फाइल को। अब ये इस फोल्डर के अंदर कई सारी फाइल्स हैं तो इसको हम ओपन कर लेते हैं एक VS कोड के अंदर, ओपन विथ VS कोड। और इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। इसमें एक डिज़ाइन का फोल्डर है तो इसके अंदर हमें ये डिज़ाइन मिल रहा है, अलग अलग पेजेस का डिज़ाइन है। तो ये है हमारा होम पेज का लाइट वर्जन। तो लाइट और डार्क मोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है हमें। तो ये भी हम सीखेंगे कि लाइट और डार्क मोड कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे स्विच करेंगे दोनों मोड्स के बीच में। तो ये हो गया हमारा लाइट मोड। और यहाँ पर हर एक कंट्री की इंफॉर्मेशन है, उसकी पॉपुलेशन किस रीजन में है, रीजन यानी कि किस कॉन्टिनेंट में है वो सब कुछ। और यहाँ पे उसकी कैपिटल भी है और उसका फ्लैग भी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें शो करनी है। और अगर हम जो सबसे पहला वाला था यहाँ पे, तो ये हर एक कंट्री का इंडिविजुअल पेज है। तो उस पे उस कंट्री से मतलब जब कोई भी उस कार्ड पे क्लिक करेगा, जैसे यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स हैं, हर एक कंट्री के अलग अलग कार्ड्स हैं। अगर हम कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यूज़र एक दूसरे पेज पर जाएगा और उस पेज पर यहाँ पर उस कंट्री से रिलेटेड थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दिखानी है जो कि कार्ड पे नहीं दिख रही थी, जैसे कि नेटिव नेम, पॉपुलेशन, यूरोप ये हो गया, सब रीजन, कैपिटल भी हो गया। और फिर लैंग्वेजेस, कितनी सारी लैंग्वेजेस अलग अलग बोली जाती हैं, करेंसी है। और फिर बॉर्डर कंट्रीज़ है। ये बॉर्डर कंट्रीज़ अलग अलग, यहाँ पे एक कंट्री की कई सारी बॉर्डर कंट्रीज़ हो सकती हैं जो कि उसके बॉर्डर से टच करती हैं। तो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, बेल्जियम का। तो ये हमें एक कंट्रीज़ का सेपरेट पेज भी बनाना है। तो दो पेज रहेगा, एक होम पेज, एक कंट्रीज़ का पेज। और भी अगर हम देखें तो ये डेस्कटॉप व्यू है, ये मोबाइल व्यू रहेगा उसका।
और ये मोबाइल व्यू हो गया, ये मोबाइल व्यू हो गया। तो सही है। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करें, एक बार और यहाँ पे कई सारी फाइल्स हैं उसको देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, एपीआई कहाँ पे मिलेगी। एपीआई की तो हमें यहाँ पे कोई डिटेल्स ही नहीं है। तो ये readme.md एक फ़ाइल आपको मिलेगी। कई एमडी फाइल्स हैं लेकिन आपको readme.md फाइल खोलना है यहाँ पे। अब ये तो कुछ ज़्यादा रीडेबल नहीं लग रहा है, फालतू एक्स्ट्रा कोड लग रहा है। तो ये एमडी फाइल होती है, जैसे हमारी HTML फाइल होती है। HTML फाइल जो होती है उसमें एक कोडिंग टाइप में होता है कुछ, फिर हम अलग अलग तरह से उसमें कोडिंग करके लिखते हैं। तो वैसे ही एक एमडी फाइल भी होती है, इसका यूज़ करके भी हम लोग स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग तरह के मतलब स्टाइल्स होंगे, मतलब अप्लाई हो जाते हैं। तो इसको हम अगर प्रीव्यू मोड में देखना चाहते हैं, जैसे HTML जो होता है, हम जो टैग्स लगाते हैं जब प्रीव्यू होता है हमारे ब्राउज़र के अंदर, तब वो हमें टैग्स नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसको प्रीव्यू मोड में देखना है, तो अगर हम इसको एक बार मैं देखता हूँ ब्राउज़र में खोलने पे क्या होगा, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और इसको मैं सीधा अपने ब्राउज़र में खोल देता हूँ। देखते हैं कैसा खुलता है। तो ये ऐसा ही खुल गया, सीधा कोड सब कुछ दिख रहा है। तो एकदम प्रीव्यू नहीं होता ये, मतलब जैसे HTML हमारा अगर HTML हम खोलने जाएंगे तो वो पूरा पार्स होके उसमें से टैग्स हट के आते हैं। इसमें सब कुछ आ रहे हैं, देखो टैग्स सब कुछ, हैश वैश सब कुछ आ रहा है। तो इसको हम ब्राउज़र में डायरेक्टली नहीं खोल सकते हैं, इसको हमें प्रीव्यू करना होगा। तो VS कोड के अंदर एक शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+V। ये फाइल ओपन है, उसी के ऊपर Ctrl+Shift+V अगर दबाओगे तो एकदम से जैसे HTML पेज होता है उस तरह से खुल जाएगा। अब हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस चैलेंज के बारे में एकदम इन डिटेल सब कुछ इस readme.md फाइल में लिखा होता है, और हमने इसको प्रीव्यू मोड में ओपन कर लिया है। अब इसको हम अगर पढ़ने जाएं तो यहाँ पे वेलकम लिखा है, और फिर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ लिखा है। और यहाँ पे लिखा है योर चैलेंज इज इंटीग्रेटेड विथ रेस्ट कंट्रीज API, यानी कि हमें एक लिंक दी है यहाँ पे API की। अगर हम इसको कंट्रोल करके क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे restcountries.com ऐसा करके एक वेबसाइट हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो कि API हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर API endpoint v3 ऐसे करके यहाँ पे अगर ऑल पे क्लिक करेंगे हम, तो एक URL हमें मिलेगा। इस URL पे अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं इस पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो ऑल कंट्रीज़ का डेटा मिल जाएगा हमें, सारी कंट्रीज़ का। और ये काफ़ी बड़ा डेटा है, इसीलिए हमारा जो एक्सटेंशन है उसको इमीडिएटली पार्स नहीं कर पा रहा है, तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब ये सारा डेटा आ गया, और ये 225 नहीं है, 250 कंट्रीज़ का डेटा है यहाँ पर। थोड़ा सा अगर मैं जूम इन कर लूँ तो 250 कंट्रीज़ का डेटा है यहाँ पर। इन सारी कंट्रीज़ को हम अपने होम पेज पे दिखाएंगे। और भी यहाँ पे readme.md पे बहुत सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पे लिखा है इस चैलेंज के अंदर क्या क्या करना है तुम्हें। योर यूजर्स शुड बी एबल टू सी ऑल कंट्रीज फ्रॉम द API। जो भी API से ऑल कंट्रीज आ रही हैं, 250 कंट्रीज, उन सभी का उन सभी को यूजर्स देख पाएँ। ठीक है, यूजर्स सब कंट्रीज को देख पाएँ, ऐसा तुम्हें सेटअप करना है। मतलब तुम्हें होम पेज पे ही सारे कंट्रीज को दिखा देना है। सर्च फॉर ए कंट्री यूजिंग इनपुट फील्ड। तो इनपुट फील्ड यहाँ पे होगा, एक इनपुट फील्ड है ये, इसका यूज़ करके सर्च कर सकें यूज़र्स अगर चाहें। तो इंडिया अगर डालें तो इंडिया आ जाए यहाँ पे। तो सर्च हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सर्च कर लेंगे। फिल्टर कंट्रीज बाय रीजन। अब यहाँ पर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन टाइप में है। अगर मैं ये खोलूँ थोड़ा सा डिज़ाइन, और ये वाली डिज़ाइन खोलता हूँ, तो ये देखो फिल्टर कंट्रीज बाय रीजन, ये फिल्टर बाय रीजन है। मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से हम लोग कंट्रीज़ को फिल्टर कर सकते हैं इसमें। तो ये इम्प्लीमेंट करना है। और अगला पॉइंट क्या है, प्रीव्यू में देखेंगे अगर तो समझ आएगा यहाँ पे। हाँ, तो अगला पॉइंट है क्लिक ए कंट्री टू सी मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन सेपरेट पेज। मतलब ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मतलब अगर एक कंट्री के कार्ड पे हम क्लिक करेंगे तो उस कंट्री के पेज पर जाएंगे जहाँ पर उस कंट्री से रिलेटेड और भी डेटा हमें दिखेगा। क्लिक थ्रू द बॉर्डर कंट्रीज ऑन डिटेल पेज। हमें बॉर्डर कंट्रीज के थ्रू जो डिटेल पेज है, यानी कि जो हम डिटेल पेज पर जाते हैं, एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये है एक कंट्री का डिटेल पेज, उसकी सारी डिटेल्स दिखेंगी, उसका फ्लैग बड़ा सा दिखेगा, और उसकी बॉर्डर कंट्रीज यहाँ पे दिखेंगी। तो यूज़र अगर चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके फ्रांस के पेज पे जा सकता है, जर्मनी के पेज पे जा सकता है, नीदरलैंड्स के पेज पे जा सकता है। मतलब इंडिविजुअल कंट्री के पेज पे जा सकता है बॉर्डर कंट्रीज पे क्लिक करके।
तो ये इम्प्लीमेंट करना है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है हर एक चीज़, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगी धीरे धीरे करते करते। तो सब सब चीज़ करेंगे हम यहाँ पे। और अगला पॉइंट क्या है, टॉगल द कलर थीम बिटवीन लाइट एंड डार्क मोड। ये ऑप्शनल है लेकिन इसको भी हम करेंगे, डार्क और लाइट मोड भी इम्प्लीमेंट करना है। तो शुरुआत से हम लोग ऐसा कोड लिखेंगे ताकि हमें डार्क और लाइट मोड स्विच करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक स्टाइल गाइड डॉट md नाम से फाइल भी है। तो इसके अंदर हमें ये कलर्स मिलेंगे, अलग अलग कलर्स जो भी हैं, डार्क मोड के कलर्स, जो भी कलर्स हैं, हमें कलर कोड यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ से नहीं उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे कलर दिख भी नहीं रहा है कौन सा क्या कलर है, बस ऐसे ही लिखा है। और ये फॉन्ट फैमिली यहाँ पे दी है, क्या फॉन्ट फैमिली में यूज़ करनी है, तो नोनीटो या नोनीटो जो भी बोलेंगे, ये फॉन्ट फैमिली में यूज़ करनी है बस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फॉन्ट ऑसम से कुछ आइकन्स, तो ये मून आइकन मून, ये एक बार देखता हूँ क्या है इसमें। तो कोई नहीं, यहाँ से आइकन्स हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम फॉन्ट ऑसम का आइकन यूज़ करेंगे। एक बार मैं देखता हूँ क्या है इसमें। ठीक है, तो हम फॉन्ट ऑसम से आइकन यूज़ कर लेंगे। और आइकन्स के नाम पे बस बेसिकली हमारे पास यही है, एक दो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कि डार्क मोड और लाइट मोड का जो थीम का आइकन है यहाँ पे, इसको बस आइकन देना रहेगा, बाकी सब ऐसे ही हमारा इमेजेस से काम हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। हमने काफ़ी चीज़ें देख ली क्या क्या करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक HTML फाइल है, उससे कनेक्टेड मैंने CSS और जावास्क्रिप्ट मतलब यहाँ पे फाइल 2 क्रिएट कर लिया और कनेक्ट कर दिया, बस इतना ही है। आप खुद से चाहें तो खुद से क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो स्टार्टर कोड भी डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करके फिर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं सारे जो एक्स्ट्रा फोल्डर्स हैं उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और ये जो हमारा ये VS कोड के अंदर एक हाँ, मतलब मैं उसको भी क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है, डिज़ाइंस वाली फाइल्स, इसमें से मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ जो कि लाइट मोड में है और डेस्कटॉप व्यू है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिख जाता है कि एक हेडर है। ठीक है, यहाँ पर एक हेडर है और हेडर के अंदर वेयर इन द वर्ल्ड ये लिखा है और डार्क मोड लाइट मोड ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है। तो इसको चलो सबसे पहले हम बनाते हैं अपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं अभी यूज़ करूँगा हेडर टैग क्योंकि हम हेडर बनाने जा रहे हैं। हेडर यानी कि सबसे ऊपर जो रहता है, न बार हेडर कुछ भी बोल लो। तो हेडर हमने हेडर टैग यूज़ कर लिया इसके लिए। और यहाँ पर वेयर इन द वर्ल्ड लिखा है तो इसको एक H1 के अंदर लिख सकते हैं, नहीं तो H2 के अंदर लिख सकते हैं। तो H1 के अंदर ही लिख देते हैं, देखते हैं। H2 ज़्यादा सही रहेगा शायद। H2 के अंदर मैं लिख देता हूँ वेयर इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं। ओपन तो है ऑलरेडी लाइव सर्वर के साथ, ये खुल गया है। और एक H2 है और इसको मैंने जूम इन कर लिया है ऑलरेडी। तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ ताकि हमें एकदम एग्जैक्ट फॉन्ट साइज ये सब कुछ मिले। और फॉन्ट फैमिली जो है हमारी वो दूसरी है जो कि हमने अभी अप्लाई नहीं किया है। तो हमने एक गूगल का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था। आपको अगर पता नहीं है तो गूगल फॉन्ट्स नाम से एक्सटेंशन है, गूगल फॉन्ट्स। उसका यूज़ करके हम गूगल के फॉन्ट्स बड़े आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया था पिछले किसी वीडियो में, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे Ctrl+Shift+P अगर दबाएंगे तो मैंने लास्ट टाइम इसको यूज़ किया था, यहाँ पे रिसेंटली यूज आ रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे गूगल फॉन्ट्स तो इस तरह से आ जाएगा। हमें HTML के अंदर इंसर्ट करना है तो हम लिंक को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे नोनीतो। ठीक है, तो ये नोनीतो वाला फॉन्ट ये इंसर्ट हो जाएगा। और कहाँ पे इंसर्ट हुआ, जहाँ पे हमारा कर्सर था। तो हमें यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना था, मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। मेरा कर्सर यहाँ पे था तो इधर इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं चाहूँ तो कर्सर यहाँ पे रख सकता हूँ, मैं इसके नीचे यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ और फिर से Ctrl+Shift+P दबाता हूँ। फिर से वो जो भी रिसेंटली यूज़ किया है गूगल फॉन्ट्स वो आ जाएगा। नहीं आता है तो गूगल फॉन्ट्स सर्च कर लो, तो इस तरह से आ जाएगा। और फिर हमें लिंक का यूज़ करके इंपोर्ट करना है फॉन्ट, ये कर लिया। फिर से लिखता हूँ नोनीतो, ये आ जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब ये इसके जितने भी फॉन्ट्स हैं सारे आ गए हैं, इटैलिक बोल्ड सब कुछ। तो हमें इटैलिक नहीं चाहिए, इसको चाहे तो हटा सकते हैं, मैं हटा देता हूँ इटैलिक वाले।
ये तो बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। इटैलिक में हटा देता हूँ सारे। और यहाँ पे अगर हम स्टाइल गाइड में अगर देखेंगे, जो स्टाइल गाइड थी यहाँ पे, इसको हम अगर ओपन कर लें अपने VS कोड के अंदर, तो उसमें दिया है कौन कौन सा फॉन्ट साइज यूज़ हुआ है। इसको अगर हम ओपन कर लें एक बार अपने इसी VS कोड के अंदर यहाँ पे, तो फॉन्ट साइज 300, 600 और 800, तो बाकी भी चाहें तो हम हटा सकते हैं। तो 200, क्या क्या यूज़ हुआ है मैं भूल गया फिर से, 300, 600, 800, तो 200 हटा देते हैं, ये रेगुलर हटा देते हैं, रेगुलर रहने दो यहाँ पे, बाकी 3 से 800 तक रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना ठीक है। अब हम अपने बॉडी के ऊपर यही सीधा फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देंगे। तो स्टाइल के अंदर आते हैं, पहले तो हम सब कुछ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये क्या होता है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है CSS में, बॉक्स मॉडल के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बॉक्स साइजिंग क्या होता है। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया, बस इतना ही काफ़ी है उसके लिए। फिर बॉडी पे हम मार्जिन कर देंगे 0 और फॉन्ट फैमिली कर देंगे जो हमने इंपोर्ट किया है, बस इस तरह से कर देंगे। देखते हैं अप्लाई हुआ कि नहीं। तो ये अप्लाई हो गया है। और हम कॉमा दे के सैंस सेरिफ भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर नुनीतो अगर एप्लीकेबल ना हो, मतलब अवेलेबल ना हो किसी कारण से, अगर यहाँ से हट जाता है इसका इंपोर्ट या कोई दिक्कत आ जाती है, तो सैंस सेरिफ अप्लाई हो जाए। और वो काफ़ी सिमिलर है उसके, अगर हम देखेंगे तो काफ़ी, मतलब उतना ज़्यादा सिमिलर तो नहीं है लेकिन ठीक है, सिमिलर है। तो ये फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इसको एक बार फिर से मैं 100% ही जूम कर देता हूँ, मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये हो गया। अब इसकी जो फॉन्ट वेट है थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो हम चलो इस पर एक वो दे देते हैं क्लास टाइटल। टाइटल नाम से मैंने क्लास दे दी है। अब इस टाइटल को मैं फॉन्ट वेट दे देता हूँ थोड़ा सा, फॉन्ट वेट 800 दे के देखते हैं कितना है। तो वो सही है, ये लगभग उतना हो गया जितना पहले था, और ठीक है, इतना बन गया है। अब एक हमें डार्क मोड लिखना है और एकदम लेफ्ट साइड में लिखना है हेडर के। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक मैं P टैग लगा देता हूँ। P टैग के अंदर हम लिख देते हैं डार्क मोड। और यहाँ पर एक आइकन भी है जो कि मून का आइकन है, तो वो मून का आइकन कैसे मिलेगा उसके लिए हम चलो देखते हैं फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम, ये है फॉन्ट ऑसम, और इसको मैंने ओपन कर लिया है। आइकन्स पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं मून, तो ये मून का आइकन मिल गया है। एक बार देख लेते हैं हमारे में, हाँ ऐसा है, कुछ एम्प्टी है बीच में, तो और थोड़ा सा ज़्यादा तिरछा है हमारा वाला मून, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा तिरछा नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम चाहें तो CSS का यूज़ करके थोड़ा रोटेट कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना ठीक है। मैं ये वाला मून का आइकन कॉपी करता हूँ और इसको मैं ऐसे कॉपी कर लूँगा। अब इसको अगर मैं ऐसे लगा देता हूँ चल के यहाँ पे, तो काम नहीं करेगा। अगर हम चल के देखेंगे तो यहाँ पे वो आया ही नहीं। अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं तो आई टैग तो है लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं, एकदम से गायब है। तो वो कब आएगा, जब हम फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे CDN लिंक कैसे मिलेगा इसका मतलब जैसे हमने फॉन्ट फैमिली को इंपोर्ट किया था ना अपने HTML के अंदर, वैसे इसका भी CDN लिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम अगर सीधा गूगल पे सर्च करेंगे तो हमें आराम से मिल जाएगा, नहीं तो फॉन्ट ऑसम में हमें हो सकता है साइन इन करना पड़े फिर लिंक मिले। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉन्ट ऑसम CDN। यहाँ पे सर्च करेंगे तो एक CDN.js की एक वेबसाइट आएगी, वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हमें ये सीधा मिल जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी टैग। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है, अब आके अपने HTML में पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब अपने इसमें चल के देखते हैं तो हमें ये मून का आइकन दिखने लगा है, यहाँ पे छोटा सा कॉर्नर में एकदम दिख रहा है। अब ये हमें लेफ़्ट राइट चाहिए, मतलब हमें ऊपर नीचे तो चाहिए नहीं, हमें H2 ऊपर नहीं चाहिए और P टैग नीचे नहीं चाहिए, हमें साइड बाय साइड चाहिए। तो हम हेडर पे लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मैं एक क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे एक कोई क्लास दे देते हैं हेडर, ठीक है। हम चाहें तो हेडर टैग का यूज़ करके भी हम स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन
कोई बात नहीं, हम हेडर को एक क्लास दे देंगे और फिर अप्लाई करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, ये कर दिया है। तो साइड बाय साइड हो गया। हम करते हैं अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर तो थोड़ा सा सेंटर में हो जाएगा। और हमें एकदम साइड साइड बाय साइड चाहिए, एकदम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे हम, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अराउंड नहीं बिटवीन, स्पेस बिटवीन कर देंगे। अब एकदम से किनारे हो गया है, साइड्स को एजेस को टच कर रहा है तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि थोड़ा साइड से गैप हो, इतना गैप हो। तो हम क्या करेंगे, एक मैक्स विड्थ सेट कर देंगे। ठीक है, एक मैक्स विड्थ हम सेट करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेट कर देता हूँ मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ लगभग 1300 या 1280 पिक्सल इतना कर देते हैं। और ये मैं पिक्सल्स में सेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैक्स विड्थ 1280 पिक्सल या और भी कम 1200 पिक्सल कर देते हैं। तो अब क्या होगा, इससे बड़ा हमारा नहीं होगा। जो हमारा हेडर है वो 1280 पिक्सल लगभग यहाँ तक है, तो यहीं तक हो जाएगा। अब ये क्या, ये तो सेंटर में नहीं है, तो सेंटर में कर देते हैं। MX ऑटो कर देंगे, MX ऑटो MX ऑटो इस तरह से नहीं, मैं टेलविंड यूज़ करता हूँ तो थोड़ा सा आदत हो गई। मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो करना है, तो मार्जिन इनलाइन करना होगा, मार्जिन इनलाइन, इनलाइन का मतलब होता है लेफ्ट राइट ऑटो। तो मार्जिन इनलाइन ऑटो कर दिया। अब ये सेंटर में हो गया है इस तरह से। ऑटोमेटिक हम मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो जब दे देते हैं तो ये सेंटर में हो जाता है। अब ठीक है, इतना सेंटर में आ गया। अब लेकिन अगर हमारी विंडो छोटी होती है तो फिर से किनारे साइड साइड में टच हो जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग, पैडिंग इनलाइन, इनलाइन ही देंगे। और पैडिंग इनलाइन में कितना दे देते हैं, 24 पिक्सल। ठीक है, मैं सारा कुछ पिक्सल्स में कर रहा हूँ क्योंकि पिक्सल्स में करना इजी है। और मुझे पिक्सल्स ही वैसे पिक्सल में अगर तुम्हें पता है कैसे लेआउट काम करते हैं तो पिक्सल में देख के भी बड़े आराम से रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। और अगर तुम्हें नहीं पता है लेआउट्स कैसे काम करते हैं तो तुम REM यूज़ कर लो, जो रिस्पॉन्सिव यूनिट्स होती हैं जिसको REM EM बोलते हैं। और VH V मैक्स ये सब कुछ भी यूज़ कर लोगे तो भी तुम परेशान हो जाओगे, रिस्पॉन्सिव लेआउट नहीं बनेगा। तो देखना अभी तुम, मैं पिक्सल्स हर जगह यूज़ करूँगा लेकिन बड़े आराम से रिस्पॉन्सिव बनेगा। ठीक है, तो सही है, चल रहा है एकदम मस्त। और ये देखो, अगर हम बड़ा करते हैं बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा हमारा हेडर, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मतलब एकदम से पूरा फैलेगा नहीं। तो सही है, इतना मैंने कर लिया। और इतना हमें करना चाहिए, एक मैक्स विड्थ सेट करनी चाहिए। अभी ये 1200 सेट करो या 1300 सेट करो या 1400 सेट करो या 1500 भी सेट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन, योर रिक्वायरमेंट। तुम कितना भी सेट कर सकते हो, मुझे 1200 सही लगा तो उतना मैंने सेट कर दिया। तो तुम चाहो तो 1400 तक, 1400 1500 तक भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक मैक्स विड्थ हमें अपने पूरे कंटेनर के ऊपर, पूरे हेडर के ऊपर सेट करना होता है। और फिर मार्जिन इनलाइन ऑटो देके उसको सेंटर में लाना होता है। अगर इनलाइन ऑटो नहीं देंगे तो सेंटर में नहीं आएगा, एकदम आगे की तरफ ही रहेगा। एक बार मैं अपने डेवटूल्स को अगर नीचे ले जाऊँ और यहाँ पर हम मार्जिन इनलाइन जो था, यहाँ पर हमने मार्जिन इनलाइन दिया है ना, ये मार्जिन इनलाइन ऑटो, इसको अगर नहीं देते हैं तो ये आगे की तरफ ही रहेगा। अब इसको एक बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर रहेगा, बैकग्राउंड कलर पिंक। ठीक है, तो मार्जिन लाइन ऑटो, फिर से पेज रिफ्रेश हो गया और अप्लाई हो गया। तो देखो मार्जिन लाइन ऑटो जब नहीं देते हैं तो कुछ इस तरह से रहता है, मार्जिन इनलाइन ऑटो दे देते हैं एकदम सेंटर में आ जाता है। तो ये हो गया है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स शेडो देते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शेडो हमें दिख रही है, तो मैं देता हूँ बॉक्स शेडो। और बॉक्स शेडो आप अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। और उस पर आप केविन पाउल की वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया। मैंने उसके ऊपर अभी वीडियो कोई भी नहीं बनाई है, फ्यूचर में आगे एडवांस CSS में मैं बनाऊंगा उस पर, बॉक्स शेडो पे और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी अगर आपको स्टडी करना है तो आप MDN पे जाके पढ़ो थोड़ा सा, और केविन पाउल की वीडियोस हैं उस पर अच्छी खासी, तो आप अगर सर्च करोगे बॉक्स शेडो केविन पाउल तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉक्स शेडो, और फिर यहाँ पे हम करते हैं 0 पिक्सल और
4 पिक्सल। ठीक है, अब ये क्या है, सब कुछ क्या कर रहा हूँ कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो एज इट इज़ कॉपी कर लो। और इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करने पे हमारा शेडो अच्छा ख़राब ऐसा कुछ दिखेगा। और फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, और RGBA। और ये एग्जैक्ट मुझे भी ये भी नहीं पता है कि कितना दिखेगा, थोड़ा सा मुझे एस्टिमेशन है कैसा दिखेगा। इसको ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो करेंगे, और इसको कर देंगे 0.3, यार 0.2 भी सही रहेगा। चलो चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा बॉक्स शेडो। तो बहुत ही ख़राब दिख रहा है। अभी मैं एक काम करता हूँ, पिंक कलर हटा देता हूँ बैकग्राउंड से, ये हो गया। और मुझे ये जो स्प्रेड रेडियस है, ये वाला शायद है, इसको मैं ज़ीरो करता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, अभी ठीक दिख रहा है। और अब ये देखो, ये हमने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी की है। गड़बड़ी क्या है कि हमारा जो हेडर है, यहाँ पर देखोगे तो ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो गया, ये पूरे पूरे डिवाइस के विड्थ को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे एक गड़बड़ी की है, उसको अभी मैं फिक्स करूँगा। तो ये इतना ही, यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए इसको। तो हमारी जो शेडो है लगभग वैसी दिख रही है, हमारी थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है। तो हम चाहें तो इसको 0.1 कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और लाइट हो जाएगी, बहुत ही लाइट शेडो शेडो हो जाएगी। ये कर दिया। और ये जो 4 पिक्सल है इसको 2 पिक्सल कर सकते हैं, 2 पिक्सल, तो और भी लाइट हो गई है। और 2 पिक्सल करके हम इसको फिर से हम 0.2 कर देते हैं। तो ठीक है, इतनी शेडो मुझे सही लग रही है। और हमें जो हमने मैक्स विड्थ दी है अपने हेडर के ऊपर दे दी है, तो इसीलिए उसकी जो विड्थ है पूरी वो मतलब एकदम साइड साइड में नहीं जा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक डिव के अंदर रैप कर देंगे। डिव, यहाँ पे एक डिव डाल देंगे, और जो क्लास है हम इसके ऊपर डाल देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं हेडर कंटेंट। और जो सारी स्टाइल्स हैं हम हेडर कंटेंट को देते हैं। हेडर कंटेंट को मैंने दे दी है, अब फिर वैसे ही लिख रहा है एकदम वैसे ही। लेकिन हम यहाँ पे बॉक्स शेडो इसको नहीं देंगे, बॉक्स शेडो हम दूसरे को देंगे। ठीक है, बॉक्स शेडो हम किसको देंगे, इस पे हम एक क्लास दे देते हैं, हेडर कंटेनर। हम इसको देंगे बॉक्स शेडो। यहाँ पर मैं कर देता हूँ हेडर कंटेनर, और बॉक्स शेडो में इसको दूंगा, तो ये जो है ये पूरी विड्थ कवर करेगा। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा अब हमारा। तो अभी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ। हमने हेडर के अंदर एक डिव रखा है, और जो भी पूरी स्टाइल्स पहले हमने दी थी वो सारी यहाँ पे दे दी, यानी कि मैक्स विड्थ इसकी है, यानी कि ये केवल इतना है 1200 पिक्सल मैक्सिमम। और इस पे है पैडिंग, इस पे है सब कुछ। और हेडर पे है मतलब जो हेडर है वो है क्या बोलते हैं, वो पेरेंट है, और उस पर हमने कोई मैक्स विड्थ नहीं दी है, तो ये पूरी विड्थ कवर कर रहा है। और बॉक्स शेडो हमने वहाँ पे दे दी है, तो सही है ये। और हम चाहें तो यहाँ से पैडिंग भी निकाल के उस पर डाल सकते हैं। तो पैडिंग निकाल के जब हम वहाँ पे डाल देंगे, तो जो हेडर है उसकी एक्चुअल विड्थ जो है वो 1200 पिक्सल हो जाएगी। अभी अगर हम देखेंगे, मतलब हेडर कंटेंट उसकी विड्थ है ये 1152, क्योंकि 24-24 पिक्सल इधर उधर से कम हो गया है। तो इसकी विड्थ हम यहाँ पे डाल देते हैं, मतलब पैडिंग हम यहाँ पे डाल देंगे, तो उसकी एक्चुअल विड्थ 1200 हो जाएगी। और ये देखो अब सही हो गई है, इसकी विड्थ 1200 हो गई है। तो अगर हम छोटा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, साइड साइड से पैडिंग रहेगी। ठीक है, तो ये हेडर हमने बना लिया, अभी तक इतना हमने कर लिया, हेडर बना लिया। और यहाँ पर ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा जो मून है और ये डार्क मोड लिखा है, इसमें कोई गैप नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप डाल देता हूँ। गैप कैसे आएगा, HTML के अंदर ही जाके हम डाल सकते हैं। अगर हम चाहें स्पेस इस तरह से थोड़ा सा लगा दें, तो थोड़ा सा गैप हो जाएगा। देखो थोड़ा सा गैप हो गया। और 2-3 स्पेस करने पे आपको पता ही है कि केवल एक ही स्पेस मतलब माना जाता है उसको, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं %NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो इसको अगर हम 2 बार कर देंगे, तो 2 बार यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, मतलब ये वाला जो स्पेस होता है वो काउंट होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया स्पेस। ठीक है, इतना 2 बार हमने कर दिया, तो ये सही है, बन गया। अभी हम क्या करते हैं, ये इतना बन गया है। और यहाँ पे शेडो मुझे थोड़ा सा डार्क लग रही है, तो मैं यहाँ पे आके
इसको 0.1 ही कर देता हूँ और अभी ठीक दिख रही है मुझे, तो सही है, इतना चल रहा है। अब हम अगला सेक्शन बनाते हैं, अगला देखते हैं क्या है। तो अगला सेक्शन जो है वो है हमारा पूरा होम पेज ही है बेसिकली, और वहाँ पे एक सर्च बार है और एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो अभी के लिए इन दोनों को हम नहीं बनाते हैं, इसको हम आगे बनाएंगे। अभी हम फोकस करते हैं अपने एक्चुअल कार्ड्स पर, और कंट्रीज के डेटा को शो करने के लिए हम कार्ड्स बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक मेन टैग लगाता हूँ, यहाँ पे आके हेडर के बाद मेन टैग, यानी कि हमारा मेन कंटेंट यहीं पे रहेगा, सब कुछ मेन हो गया। और फिर उसके बाद ये एक सेक्शन टैग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो कोई वैसे यहाँ पे ज़्यादा सेक्शंस ही नहीं है, तो सेक्शन का मतलब यूज़ करो चाहे ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेक्शन यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मैं डिव ही यूज़ कर लेता हूँ। चलो डिव यूज़ करके इस पे मैं क्लास दे देता हूँ कंट्रीज लिस्ट, कंट्रीज, बस केवल कंट्रीज ही लिख देते हैं, कंट्रीज कंटेनर, कंट्रीज कंटेनर, ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें ये सारी कंट्रीज़ की लिस्ट हमें शो करनी है, यहाँ पे पूरी कंट्रीज़ की लिस्ट दिखानी है यहाँ पे। तो एक एक कार्ड यहाँ पे दिखाना होगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, ये एक डिज़ाइन को बनाने के लिए केवल CSS ही ज़रूरी नहीं होता है, हमें HTML को एकदम सही से स्ट्रक्चर करना होता है, तभी हम अच्छे से बना पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कंट्रीज़ कंटेनर करके उसमें सारे कार्ड्स में रख देता हूँ, ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स आ जाएंगे। अब इन दोनों को कहाँ रखेंगे, तो इन दोनों के जब हम बनाएंगे ना, तो उसको हम एक दूसरे डिब में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम बना नहीं रहे हैं, लेकिन हम उसको बाहर रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड ऐसा कुछ सिस्टम लगाएंगे। तो इसीलिए हमें इसको यहाँ पे रखना होगा, ठीक है, हमें मतलब बाहर रखना होगा। इसके अंदर हम केवल कार्ड्स ही रखेंगे। ये जो हमारा कंट्रीज कंटेनर है, इसके अंदर सारे कार्ड्स आएंगे और केवल कार्ड्स ही आएंगे, उसके अंदर ये चीज़ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो कंट्रीज कंटेनर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कार्ड बनाते हैं कंट्री, मैं डॉट कंट्री लिखता हूँ। तो ये ऐसे ही, जैसे ये तो स्पेलिंग गलत है, तो जैसे ही अगर मैं डॉट लिख के टैब या एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये एमेट की वजह से ऑटोमेटिक क्लास बन जाती है। इसको हमने ऑलरेडी देख लिया है कैसे होता है। तो ठीक है, यहाँ पे एक कंट्री का कार्ड पहले बनाते हैं, या फिर 100 तो आराम से बन जाएगा। तो एक कंट्री का हम फ्लैग ले लेते हैं। फ्लैग कहाँ से मिलेगा, तो चलो यहाँ पे जो हमने डेटा फेच किया था वहीं पे हमें मिल जाएगा फ्लैग। एक बार फिर से यहीं पे फेच कर लेते हैं डेटा। ये पार्स हो रहा है अभी भी। तो यहाँ पर अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, तो ये कंट्रीज़ का गूगल मैप का लोकेशन मिल गया। एक्चुअल में बहुत ही अच्छी API है, इसमें बहुत सारे डेटा हैं, बहुत ही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमें फ्लैग मिल जाएगा, और फ्लैग में भी दो तरह के फ्लैग हैं, एक PNG और एक SVG। तो SVG यूज़ करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। मैं कॉपी करता हूँ इसको। SVG ज़्यादा सही क्यों रहता है, इसको अगर हम जूम करते जाते हैं तो कोई फटता नहीं है, और जो PNG होता है वो फट जाता है। अगर हम इसको जूम करेंगे तो ये देखो फटने लगेगा, ब्लर होने लगता है। तो हम SVG यूज़ करते हैं, SVG है तो SVG यूज़ करेंगे। और अभी ये कार्ड का थोड़ा सा डिज़ाइन देखते हैं। तो कार्ड की डिव हमने बना दी है, वहाँ पर एक इमेज रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, फिर और कुछ टेक्स्ट रहेंगे। तो चलो हम एक इमेज टैग यहाँ पे लगा देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक इमेज टैग लगाता हूँ, और सोर्स में ये डाल देता हूँ, और यहाँ पे बस फ्लैग लिख देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया है। अब उसके बाद हमें इसका नाम दिखाना है, तो उसके लिए मैं H3 यूज़ कर लेता हूँ, H3। और ये किस कंट्री का फ्लैग है जो मैंने यूज़ किया है अभी, एक बार देखते हैं यहाँ पे आके। तो आइसलैंड का है शायद ये, एक बार देखते हैं। हाँ, ये आइसलैंड का फ्लैग है, तो मैं आइसलैंड का ही नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। आइसलैंड का नाम हो गया। और फिर क्या है ये, पॉपुलेशन। तो ये सब नंबर्स हम ऐसे ही लिख देंगे रैंडमली कुछ भी। तो इसके बाद
ये हम एक पी टैग के अंदर लिखते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलो पी टैग के अंदर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे एक स्पैन टैग, स्पैन नहीं बोल्ड टैग लगाऊंगा, बोल्ड, क्योंकि ये पॉपुलेशन जो है ये बोल्ड में है। और फिर इधर एक स्पैन, स्पैन नहीं एम्प्टी भी लिख सकते हैं, चाहे तो स्पैन में भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉपुलेशन, और एक बार इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, ताकि और भी दो चीज़ें हमें लिखनी है, कैपिटल और रीजन। तो अगर हम शिफ्ट अल्ट और अप एरो या डाउन एरो प्रेस करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉपुलेशन, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन, और फिर कैपिटल। तो मैं सारा कुछ जर्मनी का ही यहाँ पे डाल देता हूँ, बर्लिन, बर्लिन, और फिर यहाँ पे यूरोप। और ये कितना हो जाएगा, 81,770,900 ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम कॉलन लगा देंगे, कॉलन और स्पेस, कॉलन और स्पेस, कॉलन और स्पेस। अब चल के देखते हैं, हमारा कार्ड बन के रेडी है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये तो बहुत ही बड़ा हो गया है, ठीक है। हम कितना भी बड़ा करेंगे, ये कितना भी मतलब जूम इन करेंगे, ये फटेगा नहीं। ये होती है एसवीजी की खासियत। तो ये अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग देने की ज़रूरत है, हमारा जो कार्ड है इसको। तो जो हमारा कंट्रीज कंटेनर है, अभी उसको भी मैक्स विड्थ हमें देना पड़ेगा, ताकि एकदम साइड्स में जाके ना टच हो। तो मैं एक काम करता हूँ, एक कंट्रीज कंटेनर यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसको भी मैक्स विड्थ, और ये दोनों चीज़ें हमें देनी होंगी। ये दोनों चीज़ मैंने दे दी है, तो थोड़ा सा साइड से इधर उधर सरक गया है और सेंटर में आ गया है, ठीक है। लेकिन हम भी, हमारा जो इमेज है बहुत ही बड़ा है। तो इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं कार्ड्स की एक विड्थ डिसाइड करूँगा कि कितनी होनी चाहिए कार्ड की विड्थ। तो मैं मान के चलता हूँ ये 250 पिक्सल है, अभी देखते हैं 250 पिक्सल देखे कितना होता है। तो कंट्री कार्ड इसका नाम दे देते हैं, और मैं इसको आके स्टाइल देता हूँ, कुछ विड्थ देता हूँ, विड्थ 250 पिक्सल, इस तरह से मैं दे देता हूँ। 250 पिक्सल हो गया। और अभी मैंने कार्ड की विड्थ 250 पिक्सल कर दी है, लेकिन इमेज की विड्थ अभी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो उसके लिए हमें जो इसके कार्ड के अंदर इमेज है, यानी कि हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, डॉट कंट्री कार्ड स्पेस इमेज। इसकी विड्थ हम सेट कर सकते हैं WIDTH 100%, इस तरह से सेट कर देंगे। तो ऑटोमेटिक कार्ड की जितनी विड्थ है उतनी विड्थ हमारे इमेज की हो जाएगी। तो अभी ये थोड़ा सा लग रहा है कार्ड की तरह, और सही दिख रहा है। तो ठीक है, और भी हम इसको कई सारी स्टाइल देंगे, जैसे कि हमें ये सब कुछ देनी है। तो चलो देते हैं, मतलब बॉर्डर रेडियस और शेडो ये सब कुछ देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कार्ड पे दूंगा बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, 4 पिक्सल शायद ठीक रहेगा। तो अभी में कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके लिए हम बॉक्स शेडो दे देते हैं, बॉक्स शेडो वही वाला कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं नीचे, बॉक्स शेडो हो गया। तो अभी कुछ कार्ड जैसा दिख रहा है, लेकिन ऊपर का कोना उसका कट नहीं हुआ है, और नीचे का तो हो गया है, गोल हो गया, ऊपर का कोना नहीं गोल हुआ है। वो ऐसा क्यों है? और अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ इसको, मैं 8 पिक्सल अगर कर दूँ, तो नीचे का हमें क्लियरली दिख रहा है कि नीचे का कोना गोल हो गया, ऊपर का कोना गोल नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि उस कोने का, उसका कोना तो एक्चुअल में गोल हो गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इमेज है, तो इमेज उस कोने से बाहर निकल रही है। समझ पा रहे हैं ना? अगर यहाँ पे इमेज नहीं होती तो कोना गोल हमें दिखता। मैं यहाँ पे अगर सेलेक्ट करके इमेज को अगर डिलीट कर दूँ, सीधा डिलीट बटन दबाऊंगा तो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें गोला दिख रहा है, ये अगर देखोगे ध्यान से। अगर मैं बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ, तो ये देखो, ठीक है। अगर हम रिलोड करेंगे इमेज आ जाएगी, तो इमेज उस कोने से बाहर जा रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन, मतलब इस इमेज के बाहर जो भी जाए, मतलब इस कार्ड के बाहर वो हाइड हो जाए। तो हाइड हो गया है, तो हमारा एक कार्ड बन गया है, काफ़ी सही लग रहा है।
इसको मैं 100% जूम कर देता हूँ। और यहाँ पे अब ये जो टेक्स्ट है एकदम साइड में टच हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे थोड़ा सा फिक्स कर सकते हैं, हम ये जो सारे टेक्स्ट हैं इसको एक डिव के अंदर रख देंगे। एक डिव के अंदर उसका क्लास दे देंगे कार्ड कंटेंट, कार्ड कार्ड टेक्स्ट। इस तरह से कार्ड के अंदर जितने सारे टेक्स्ट हैं उसको हम कार्ड टेक्स्ट के अंदर दे देंगे। और हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा पैडिंग दे सकते हैं। कार्ड टेक्स्ट को पैडिंग इनलाइन, इनलाइन यानी कि लेफ्ट राइट दोनों दे देंगे हम पैडिंग। 16 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। तो सही दिख रहा है, पैडिंग इनलाइन इतना ठीक दिख रहा है। लेकिन जो हमारा ये थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ है उसको फिक्स करेंगे और देखते हैं कितना सही लगेगा। तो इसका फॉन्ट साइज़ मुझे सही लग रहा है, इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। कार्ड टाइटल इसके ऊपर हम क्लास दे देते हैं, H3 के ऊपर कार्ड टाइटल, ये क्लास दे दिया मैंने। और इसको मैं स्टाइल करता हूँ थोड़ा सा, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, देखते हैं कितना होता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसके टॉप एंड बॉटम में मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, और ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिन ब्लॉक, मार्जिन ब्लॉक का मतलब होता है कि टॉप और बॉटम दोनों एक साथ में। तो मार्जिन ब्लॉक मैं कर देता हूँ 8 पिक्सल, देखते हैं कितना होता है। काफ़ी कम हो गया, 8 के जगह पे 12 पिक्सल कर देते हैं। 12 भी कम लग रहा है मुझे, 16 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 16 पिक्सल ठीक है। तो इतना 16 पिक्सल मार्जिन मुझे सही लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी मतलब ठीक है, अप्रोप्रिएट है। लेकिन इन सब के बीच में मार्जिन ज़्यादा लग रहा है डिज़ाइन के कंपैरिजन में। अब यही अच्छी बात होती है जब हमारे पास फिग्मा होता है, हमें कुछ गेस नहीं करना होता है, वहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन होता है कितने पिक्सल का गैप है, कितने पिक्सल का वो है मार्जिन है, ये सब कुछ मेंशन होता है। तो अभी हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम प्रीमियम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे खुद से ही अंदाज़ा लगा के कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब फिग्मा होगा तो फिग्मा के हिसाब से करेंगे, एकदम अच्छा रहेगा वो। तो इसके अंदर हमने तीन पी टैग हमने दिया है, कार्ड टेक्स्ट के अंदर 3 पी टैग्स हैं। तो तीनों का हम मार्जिन टॉप बॉटम थोड़ा सा कम करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इन सब पे मार्जिन होता है, अगर हम यहाँ पे आएंगे तो मार्जिन हमें 16 पिक्सल दिखेगा यहाँ पे। ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन 16 पिक्सल यहाँ पे है, और हमने यहाँ पे कोई मार्जिन दिया नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है। इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं, 16 से कम करके 12 या 8 करेंगे तो सही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कार्ड टेक्स्ट के अंदर जो पी है, कार्ड टेक्स्ट के अंदर पी टैग जो है, इस तरह से हम करेंगे। और यहाँ पे हम कर देंगे मार्जिन ब्लॉक, मार्जिन ब्लॉक यानी कि मार्जिन टॉप बॉटम 8 पिक्सल कर देते हैं। 8 पिक्सल देखते हैं कितना होता है। सही है, मुझे तो सही लग रहा है इतना 8 पिक्सल। और हाँ, मतलब इसमें तो 8 पिक्सल से भी कम लग रहा है, लेकिन ठीक है, इतना 8 पिक्सल सही है। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये पैडिंग बॉटम हमें चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे पैडिंग बॉटम अगर देखेंगे तो पैडिंग बॉटम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम कार्ड के ऊपर पैडिंग बॉटम थोड़ा सा दे देते हैं। पैडिंग बॉटम 16 पिक्सल, देखते हैं कितना होता है। ये इतना हो गया, यहाँ पे आ गया। 16 भी थोड़ा सा कम ही है, 18 कर देते हैं, लेकिन डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा ही है, उतना हम नहीं देंगे। दे देते हैं 24 कर देते हैं, देखते हैं कितना होता है। ये ठीक है, इतना हो गया। और ये हमारा एक कार्ड बन के लगभग रेडी है, ठीक है, लगभग रेडी है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं, हमारा पेरेंट जो इसका कार्ड कंटेनर है, ये एक हमारा कार्ड हो गया, ये हमारा पूरा कार्ड का कंटेनर है। इस पर हम देंगे मैक्स विड्थ, ये भी दिया है, मार्जिन इनलाइन ऑटो भी दिया है, और मार्जिन इनलाइन ऑटो दिया है, लेकिन हमने पैडिंग नहीं दिया है यहाँ पे कहीं। तो हम मेन के ऊपर सीधा पैडिंग दे देते हैं। मेन के ऊपर पैडिंग 24 पिक्सल दे देंगे, तो साइड्स में एकदम टच नहीं होगा। तो हम मेन टैग के ऊपर सीधा पैडिंग दे देंगे, पैडिंग दे देते हैं। इधर ही आके मेन टैग ऊपर पैडिंग दे देंगे। कितना पैडिंग देना है, 24 पिक्सल, इतने का पैडिंग दे देते हैं। तो एकदम ऊपर से भी पैडिंग हो जाएगी हमारा, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब तरफ से पैडिंग हो जाएगी। तो ठीक है, वैसे हमें केवल लेफ्ट राइट चाहिए,
ऊपर नीचे हम और दूसरी तरह से हैंडल कर सकते थे, लेकिन ठीक है अभी के लिए चल रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया, और मेन पे हमने पैडिंग दे दी है। और यहाँ पे भी जो हमारा कार्ड कंटेनर है इस पे हम मार्जिन टॉप दे देते हैं, थोड़ा सा और गैप हो जाए। मार्जिन टॉप 16 पिक्सल, टॉप से थोड़ा सा और ज़्यादा गैप हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दिया है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा गैप हो गया। अब हमें मल्टीपल कार्ड्स यहाँ पे रखने हैं, है ना, मल्टीपल कार्ड्स रखने हैं। और बॉक्स शेडो थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मैं इसको, जो बॉक्स शेडो है इसका मैं ये वैल्यू 0 कर देता हूँ, और इस वैल्यू को मैं करके बढ़ा के 8 कर देता हूँ। फिर देखते हैं कितना है, ठीक है, और इसको 2 कर देते हैं। तो ये सही लग रहा है मुझे, इतना जो भी कार्ड है ये सही लग रहा है। और हम थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं कि हम अगर इस पर हवर करें तो कुछ इफेक्ट है, थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हालांकि जो हमें डिज़ाइन मिला है वैसा कुछ लिखा नहीं उसमें, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं। तो इस पर अगर हवर हो तो कुछ इफेक्ट हो। अभी के लिए मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाए। तो ये मैंने हवर किया, पिंक हो गया बैकग्राउंड कलर। और इतने का ही हो रहा है क्योंकि इतना पूरा इमेज है, तो इमेज के पीछे भी हो रहा होगा लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, ऊपर इमेज है। तो हमें बैकग्राउंड कलर पिंक नहीं करना है, हम चाहते हैं थोड़ा सा उठ के आए, ऐसा कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं। तो और हाँ, एक चीज़ और, हमें इन सबको लिंक बनाना है, यानी कि एक एंकर टैग बनाना था। तो हम इसको एंकर टैग यहीं पे बना देते हैं अपने HTML में ही। जो कार्ड है ना, ये होगा एक एंकर टैग, और इस पर href रहेगा, एट्रीब्यूट। और अभी के लिए इसको हैश ऐसे ही डाल देते हैं, एम्प्टी हैश करके डाल देते हैं। तो ये हमारा सारा ब्रेक हो गया सब कुछ, क्योंकि हमने यहाँ पे एंकर टैग इसको कर दिया है, और विड्थ हमने कर दिया है, हमने विड्थ डाल दी है। मतलब एंकर टैग जो होता है वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है, तो उस पर हम विड्थ और हाइट ये सब कुछ नहीं सेट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये ब्रेक कर रहा है अभी। तो हम कैसे फिक्स करेंगे इसको, हमें कर देना है डिस्प्ले ब्लॉक या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये कर देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। और अब यहाँ पे सारे लिंक्स जो हैं इसके अंदर हैं, मतलब ये सब कुछ वो हो गया है, जो टेक्स्ट था वो अंडरलाइन हो गया है। तो हम थोड़ा सा ऊपर ही रीसेट कर देते हैं। एंकर टैग का टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन एक होती है, उसको कर देते हैं नन। ये नन कर दिया, और कलर को इनहेरिट कर देते हैं, इनहेरिट यानी कि जो भी पेरेंट का कलर है वो ले लो। तो ये इनहेरिट हो गया, अब सही है। तो अभी एंकर टैग भी बन गया है, और हम इसको मतलब सब कुछ वैसे ही हो गया जैसे पहले था, तो सही है, काफ़ी सही है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर थोड़ा सा जूम इन इफेक्ट लगाते हैं हवर करने पे। बैकग्राउंड चेंज नहीं, बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करेंगे, हम करेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2, 1.1 भी ठीक रहेगा, देखते हैं। 1.1 ही बहुत ज़्यादा हो गया, 1.05 इतना करते हैं, तो इतना ठीक है। लेकिन ये बहुत ही झटके से जूम इन हो रहा है, जूम इन जो भी हो रहा है बहुत झटके से हो रहा है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और लिखेंगे ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म। ऑल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हम एक ही प्रॉपर्टी को करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ट्रांसफॉर्म, और फिर 0.2 सेकेंड्स 2s लगाना है, और ईजी इन आउट लिख देना है इस तरह से। तो अभी ये स्मूथ हो जाएगा, हम अगर हवर करते हैं तो काफ़ी स्मूथली ये हो रहा है, ठीक है। इतना इफेक्ट लगा दिया, और ये इसको मैं और भी कम कर देता हूँ, बहुत ही माइनर सा हो, ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा, मतलब अभी ये ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इतना लगा दिया, 2.5 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। तो ये इफ़ेक्ट हो गया। अब ये इफ़ेक्ट वहाँ पे दिया नहीं था, हमने ऐसे ही लगा लिया। और हालांकि जब इफ़ेक्ट होता है तो हमें थोड़ी सी शेडो को भी चेंज करना होता है।
शेडो चेंज करेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा कि उठ रहा है। इसको 16 पिक्सल कर देते हैं। और ये, और हम अब यहाँ पे हमें दोनों चीज़ को एनिमेट करना होगा। इसको हम ऑल कर देते हैं, देखते हैं ये। तो अभी ये सही लग रहा है कि कुछ उठ के आ रहा है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाला है, बहुत ही ज़्यादा वो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हल्का सा माइनर सा कर दिया। ये कार्ड उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, इतना कर दिया हमने। अब इस तरह से हमें मल्टीपल कार्ड्स यहाँ पे रखने हैं, तो क्या करना है, इसको बस डुप्लीकेट कर दो यहाँ से। ये 2-3 बार कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये सब कुछ तो ऊपर नीचे आ गया एक के बाद एक, हमें तो सब साइड में चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा कार्ड्स कंटेनर के ऊपर। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्स का यूज़ करके भी आसानी से हो जाएगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने कर दिया। कार्ड्स कंट्रीज कंटेनर, ठीक है, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया है। कंट्रीज कंटेनर, 1 मिनट, मैंने सारे कंट्रीज कंटेनर को ही डुप्लीकेट कर दिया। एक बार कंट्रोल Z करता हूँ मैं, मुझे केवल एक एक कार्ड को डुप्लीकेट करना है, यानी कि कंट्री कार्ड को, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड ही आएगा क्योंकि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, तो हमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पे ये देखो सारे साइड बाय साइड आ रहे हैं यहाँ पे, और ऑटोमेटिक ये ब्रेक भी हो रहा है। अगर कार्ड्स एक्स्ट्रा नहीं है तो ये जा रहा है, मतलब अगर नहीं आ सकते तो न्यू लाइन में भी जा रहा है। तो ठीक है, हमने बना लिया, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं है किसी भी तरह से, तो उसके लिए हम अगर फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम यूज़ कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ मैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब तो एकदम सट गया, जो भी गैप था वो भी चला गया। तो यहाँ पे हम करते हैं, गैप प्रॉपर्टी होती है, गैप लगा देंगे और 16 पिक्सल यहाँ पे डाल देते हैं। और इसको अगर हम छोटा करेंगे तो ये क्या हुआ, ये तो पूरा छोटा होता जा रहा है। हमें ऐसा नहीं करवाना है, हमें करना है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स, ये सब कुछ मैंने एकदम इन डिटेल बताया है फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो में, जब हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे थे। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स नहीं आता है तो आप हाईली मैं रिकमेंड करता हूँ आप जाके मेरी फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो देख लो। आपको प्लेलिस्ट में भी फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के ऊपर ही एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप उस फ्लेक्स बॉक्स को एक बार अच्छे से समझ लो, फिर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप फ्लेक्स बॉक्स सीख लो, आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फ्लेक्स रैप मैंने कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारा कंटेंट जो है वो मतलब कम होता जाएगा, ये न्यू लाइन में आता जाएगा। तो अगर हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं तो सब कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से सब कुछ सेंटर में आएगा। लेकिन हमें सेंटर में नहीं करना है, हमें करना है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। यहाँ पे हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन। तो ऐसा जब करेंगे तो हमारा साइड से हमेशा अलाइंड रहेगा, चाहे इसमें चार आइटम्स हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, एकदम साइड से हमारा अलाइनमेंट बना रहेगा। जैसे डार्क मोड है तो जो बीच में गैप था वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, और अलाइनमेंट हमारा बना रहेगा। तो जो बीच में हमने गैप दिया है 16 पिक्सल का, उसको बढ़ा के थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 16 पिक्सल का गैप नहीं, टॉप और बॉटम में भी लगभग 64 पिक्सल का गैप है। तो मैं कर देता हूँ 64 पिक्सल ये गैप कर देते हैं, तो टॉप बॉटम में भी काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है। अभी ठीक है, सही है। तो ये हो गया हमारा। और ये हमने एकदम से रिस्पॉन्सिव बना लिया है, काफ़ी सही है एकदम। मल्टीपल कार्ड्स आ जाएंगे जितने भी होंगे। तो अब हम अगर इसको डुप्लीकेट कर दें, कई सारे कार्ड्स कर दें, तो एक बार देखते हैं कैसे कुछ दिखता है यहाँ पे। तो ये सारा इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक इश्यू ये है कि जो लास्ट में अगर कोई 2 या 3 बचेगा तो इस तरह से आ जाएगा, बीच में गैप रहेगा। कोई बात नहीं, इतना चलता है, हमारा अलाइनमेंट है और सही है, एकदम चल रहा है। और एकदम वैसा लेआउट बन गया जैसे हमारे यहाँ पे था। ये कार्ड हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब एक्चुअल काम आता है जो कि है जावास्क्रिप्ट का। हमने डिज़ाइन बना लिया है, अब हमें क्या करना है, हमें डेटा फेच करना है बैकएंड से। बैकएंड यानी कि वो जो URL है वहाँ से डेटा फेच करना है, और उस डेटा को हमें यहाँ पे दिखाना है। हमें अपने HTML के अंदर ऐसे 10 कार्ड्स नहीं बनाने हैं। इनफैक्ट हमें HTML के अंदर एक भी कार्ड नहीं बनाना है, हमें 0 कार्ड बनाने हैं अपने HTML के अंदर, और फिर हमें दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारा जो कोड लिखा था मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर दूँगा।
ये मतलब बस एक ही कार्ड अभी रखते हैं, एक ही कार्ड रखेंगे ताकि हमारे पास HTML रहे। अब हमें ये सारा कंटेंट, ये सब कुछ क्रिएट करना है, हम क्रिएट करेंगे, लेकिन हम सब कुछ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके क्रिएट करेंगे। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके क्रिएट करेंगे, उसमें सोर्स लगाएंगे, क्लास लगाएंगे, टेक्स्ट लगाएंगे उसके अंदर। तो बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। चलो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके क्रिएट करते हैं और फिर हम यहाँ पे डेटा दिखाते हैं एक एक। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कार्ड यहाँ पे रहने देते हैं, परमानेंटली हम रहने देते हैं इसको, यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे पड़े रहने देते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डेटा जो है इसको फेच करते हैं पहले अपने, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इस डेटा को फेच करेंगे। मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाता हूँ और इस डेटा को हम फेच करेंगे उस API से, फेच यहाँ पे लगाएंगे और अगर हम URL डाल देंगे तो डेटा फेच हो जाएगा और फिर डॉट देन करेंगे तो उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अब ये जो है दूसरे सर्वर पे है, तो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा स्लो हो सकता है डेटा, क्योंकि काफ़ी बड़ा डेटा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक बार देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पे डॉट देन लगाते हैं, इसको हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है ऑलरेडी, API से कैसे डेटा फेच करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जाके वो देखना पड़ेगा। इसको रेस करेंगे, फिर हम यहाँ से रिटर्न करेंगे res.json, एक फंक्शन होता है, इसको कॉल कर लेंगे और फिर हम डॉट देन यहाँ पे फिर से लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा और हम अगर सीधा console log कर दें तो भी हमें डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। console log, यहाँ पे हम डेटा वेटा अगर कुछ ना डालें तो भी हो जाएगा। ये किस तरह से होगा इसको भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक बार हम देखते हैं चल के कैसा आ रहा है डेटा। तो मैं एक बार console अगर खोलूँगा तो देखो सारा डेटा आ रहा है। एक बार मैं रीलोड करता हूँ तो काफ़ी फास्ट है API और डेटा आ रहा है काफ़ी फास्ट। ठीक है, एक बार मैं रीलोड करता हूँ, देखो काफ़ी फास्ट API है, काफ़ी फास्ट डेटा आ रहा है। तो ठीक है, सही है, चल रहा है। अभी ये इस तरह से हो रहा है। हम जो डॉट देन होता है वो कॉल बैक फंक्शन पास कर एक्सेप्ट करता है, और जो console डॉट लॉग है वो खुद एक फंक्शन है, हमने उसको एज इट इज़ पास कर दिया। अभी देन जो है वो उसको कॉल कर रहा है। चाहे तो ऐसा कर सकते हैं डेटा, और हमें ऐसा ही करना है क्योंकि हमें डेटा की ज़रूरत है। और हम यहाँ पे हम console लॉग कर सकते हैं डेटा इस तरह से। तो ये आ गया डेटा। अब हमें इसके सब जितने एरेज आ रहे हैं उस पर हमें लूप करना है। अब ये एरे आ रहा है, डेटा जो है वो एक एरे है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूप करता हूँ। किस तरह से, डेटा डॉट फॉर ईच लूप यूज़ करूँगा मैं, फॉर ईच, अरे ये सही से आ नहीं रहा है, फॉर ईच इस तरह से, और फॉर ईच कंट्री क्योंकि ये कंट्रीज़ का डेटा है ना, फॉर ईच COUNTRY, ये हो गया। यहाँ पे मैं console लॉग करता हूँ हर एक कंट्री को। तो ये देखो सारी कंट्रीज़ को मैंने console लॉग कर लिया, 250 कंट्रीज़। अब हर एक के ऊपर मैं लूप कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं लूप कर रहा हूँ। अब लूप करते टाइम हमें क्या करना है, हमें एक एक कार्ड क्रिएट करने हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। इस तरह से हमें एक एंकर टैग क्रिएट करना है, उसका मतलब अभी तो सोर्स नहीं सेट करते हैं। और फिर उसके बाद हमें ये हमें दिखाना है, मतलब क्लास ऐड करनी है, फिर उसके अंदर एक इमेज टैग क्रिएट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। तो चलो क्रिएट करते हैं, सब कुछ हमें मैनुअली करना होगा, मैनुअली क्रिएट। अब यही अगर रिएक्ट होता तो हम बड़े आराम से कर देते। ठीक है, तो एक बार जब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बना लोगे तब तुम्हें समझ आएगा रिएक्ट क्यों होता है, क्या इजी करता है, क्या काम करता है वो। तो जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बना लेंगे उसके बाद हमें समझ में आएगा कि किस पेन को React.js सॉल्व करेगा और क्यों हम React.js यूज़ करेंगे हम अपने प्रोजेक्ट्स में। तो हाँ, यहाँ पे अब हमें बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, तो चलो क्रिएट करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार पहले इस पूरे मतलब जो फेच कर रहे हैं यहाँ पे ना क्रिएट करके मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ बाहर, ताकि बार बार रिक्वेस्ट ना जाए और API पे ज़्यादा लोड ना पड़े और हमारे ब्राउज़र पे भी ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि 200-250 बार console लॉग करवाना थोड़ा सा लोडिंग वाला काम हो जाता है। मैं यहाँ पे सब बाहर क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट क्या था, ये हमें कार्ड क्रिएट करना है, कंट्री कार्ड। तो कॉन्स्ट कंट्री कार्ड
इस तरह से कंट्री कार्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करना होगा हमें। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी देख रखा है। अगर आपको नहीं समझ आता है वीडियो में कहीं भी कुछ भी, इस कोर्स में कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है, इसका मतलब आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी। इसका बस इतना ही सिंपल मतलब है। अगर आपने देखी है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछो, वहाँ पे मैं फिर सॉल्व करूँगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं। तो आप जाके ये वीडियो देख लेना कि हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं एलिमेंट। इस पर मैंने डॉम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यहाँ पे करना है और हमें एक एंकर टैग क्रिएट करना है। तो अगर हम इस कंट्री कार्ड को यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक एंकर टैग क्रिएट हो चुका है। ये एंकर टैग क्रिएट हो चुका है और ये सब कुछ हमने एकदम इन डिटेल अच्छे से समझा था। हालांकि यहाँ पे अगर मैं console.dir करके दिखाऊं, console.dir कंट्री कार्ड अगर करूँगा तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे दिख जाएंगी। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी और यहाँ पे HTML एंकर एलिमेंट ये लिख के आ रहा है, यानी कि इसको पता है जो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट है कि हमने एक एंकर एलिमेंट क्रिएट किया है। तो उससे रिलेटेड जो href प्रॉपर्टी है और बहुत सारी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ लगा देगा ऑटोमेटिकली। तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हमने एक एंकर टैग क्रिएट कर लिया है, अब उसके ऊपर हमें क्लास लगानी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास ऐड करता हूँ, कंट्री कार्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करेंगे हम, तो इस पर क्लास लग जाएगी। इतना हो गया। तो अब इतना करके हमने क्या किया है, अगर मैं console डॉट लॉग करता हूँ तो हमने कुछ इतना क्रिएट कर लिया है। मैं जो ये कंट्री कार्ड है उसमें इतना हमने क्लास भी लगा दिया है और एलिमेंट भी क्रिएट कर लिया है। जब तक ये नहीं था तब तक एम्प्टी था, क्लास भी नहीं था, देखो एम्प्टी था इस तरह से। एक बार मैं रिलोड करता हूँ, ये console डॉट लॉग करने पे ऐसे ही आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे ये इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ तो ये देखो एकदम एम्प्टी टैग एंकर टैग आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये क्रिएट कर लिया और हालांकि इसने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी क्रिएट कर रखी हैं। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये एक ऑब्जेक्ट है। जो एक टैग होता है या एक एलिमेंट होता है HTML के अंदर, वो एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने एकदम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में एकदम अच्छे से समझा है। और देखो ये console डॉट लॉग जो है अभी उस तरह से नहीं दिखा रहा है, अभी एकदम ऑब्जेक्ट की तरह दिखा रहा है। तो कभी ऐसा दिखाता है, कभी वैसा दिखाता है, ऐसा पता नहीं क्यों है। लेकिन console.dir है वो कंसिस्टेंट रहता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही दिखाएगा। एक बार मैं दूसरे टैब में ओपन करके देखता हूँ कैसा दिखता है। हाँ, यहाँ पे देखो दूसरी तरह दिख रहा है। यहाँ पे मैं अच्छा रिलोड कर रहा हूँ तो फिर दूसरी तरह हो जा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेंगे। तो हमने इतना क्रिएट कर लिया। अभी हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हमें href एट्रीब्यूट अभी नहीं डालते हैं, href को रहने दो। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इमेज टैग क्रिएट करेंगे, उसको हम एंकर टैग के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो मैं एक इमेज टैग क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट कार्ड इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इमेज। अब ये जो क्रिएट एलिमेंट है ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसको पता है इमेज के ऊपर सोर्स एट्रीब्यूट होता है, तो ये सोर्स एट्रीब्यूट दे देगा। अगर हम इसको console डॉट लॉग करें और अगर ये दिखाए, हाँ इस तरह से दिखा तो रहा है, यहाँ पे देखोगे सोर्स एट्रीब्यूट इसने दे दिया है, SRC तुम्हें मिल जाएगा। अगर नीचे आओगे तो देखो सोर्स एट्रीब्यूट मिल गया है और इमेज से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं वो सब मिल गया, क्योंकि इसको पता है कि एक HTML एलिमेंट है। ठीक है, HTML एलिमेंट, यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट भी मिल जाएगा, ये सबसे ऊपर ही अल्ट एट्रीब्यूट। तो इसने एक इमेज एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया। अब उसमें हम सोर्स दे देते हैं, तो सोर्स अभी के लिए एक ही मान लो, एक ही है, यही इमेज हम बार बार दे देते हैं इसमें। तो उसको हम बाद में चेंज करेंगे, हालांकि कॉन्स्ट नहीं करना हमें। कार्ड इमेज डॉट SRC इज इक्वल टू ऐसा कुछ कर देना है, ये हम कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, गुड। अब इतना करने के बाद हमें इस कार्ड को मतलब इमेज को कार्ड कंट्री कार्ड के अंदर अपेंड करना है। तो बहुत ही ज़्यादा वर्बोस हो जाएगा, वर्बोस मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ जाएंगी हमें। तो इसके अंदर हम कार्ड
इमेज इसको मतलब डाल देते हैं। तो अभी हम अगर कंट्री कार्ड को देखेंगे, हम कंट्री कार्ड को अगर देखें, यहाँ पे हम लिख के देखते हैं तो कुछ इतना बन चुका है हमारा, इतना चीज़ बन चुका है। लेकिन हमें कितना बनाना है अभी? अभी तो बहुत चीज़ें बनानी है, इतनी चीज़ें बनानी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनानी है। तो ठीक है, बनाएंगे। तो मैंने तो बोल दिया है बनाएंगे, लेकिन अगर इतना आप सोच सकते हैं, इतना ज़्यादा लाइन हमें लिख के, इतनी ज़्यादा लाइन लिख के, इतना मेहनत करके हमने बस इतना बनाया है, ठीक है। तो सब कुछ बनाने में कितनी लाइन्स, लगभग 15-20 लाइन्स हो जाएंगी केवल यही बनाने में, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो एक मैं दूसरा अप्रोच बताता हूँ, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें कार्ड तो क्रिएट करना है, कार्ड हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम इमेज इस तरह से नहीं क्रिएट करेंगे, हटाओ, ये सब हटाओ। हम इसका सीधा कॉन्स्ट हम करेंगे कार्ड HTML, कार्ड HTML इस तरह से कर सकते हैं। इज इक्वल टू हम एक स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल यूज़ करेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा लगाएंगे एक इमेज टैग। हम पूरा यहाँ जो ये था ना, इसको बस कॉपी कर लेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। ये इतना कर दिया मैंने। और ये जो कंट्री कार्ड है ना, इसका इनर टेक्स्ट हम, इनर टेक्स्ट नहीं, इनर HTML हम सेट कर देंगे। कंट्री कार्ड डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ये कार्ड HTML। तो कार्ड HTML हमने सेट कर दिया। अब अगर हम देखेंगे तो ये देखो हमने बना लिया है सब कुछ, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ आराम से बन गया, मस्त है। तो इस तरह से बना लेंगे। अगर आपको 1-2 एलिमेंट्स क्रिएट करना है तो ठीक है, अगर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं तो ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं होता ये। इस तरह से अगर क्रिएट करने जाएंगे तो हम क्रिएट करते ही रह जाएंगे, और इस तरह से अगर हम क्रिएट करेंगे तो ये ज़्यादा सही है। हम थोड़ा सा इंडेंटेशन इसका फिक्स कर देते हैं। इंडेंटेशन का मतलब होता है अलाइनमेंट। तो ये एकदम HTML की तरह देखने में लग रहा है, हालांकि है एक स्ट्रिंग ही, बड़ी सी स्ट्रिंग है। और फिर इस कार्ड का जो इनर HTML है हम वो सेट कर दे रहे हैं पूरी स्ट्रिंग के इक्वल टू। तो ये हमारा एक पूरा कार्ड बन के रेडी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे हम इस तरह से पूरे एंकर टैग को ही कर सकते थे, है ना? तो कर सकते थे, लेकिन दिक्कत आती वहाँ पर, एक दिक्कत आती। अभी हम आगे चलेंगे तो देख लेंगे क्या दिक्कत है। लेकिन ये वाला मेथड, एक कार्ड को हम क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से, और फिर उसका इनर HTML, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम इस तरह से कर देंगे। तो अब इस चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये सब कुछ यहाँ से जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे इस सबको हटा के मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसके अंदर। और हाँ, अभी एक सेकेंड, अभी अंदर नहीं डालते हैं। तो इतना मैंने क्रिएट कर लिया है। अब ये जो कार्ड है इसको हमें डालना है अपने पूरे कार्ड कंटेनर के अंदर। ये जो हमारा कार्ड कंटेनर है, अगर मेन टैग के अंदर जाएंगे तो कार्ड नहीं, कंट्रीज कंटेनर, इसके अंदर हमें एक एंकर टैग डालना है। एक एंकर टैग ऑलरेडी है, दूसरा अभी हमने क्रिएट किया है, तो उसको हमें डालना है। तो कैसे डालेंगे, हमें सेलेक्ट करना होगा। कैसे सेलेक्ट करेंगे, कॉन्स्ट कंट्रीज कंटेनर, इस तरह से एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कंट्रीज कंटेनर कर देंगे। तो ये हमने कंट्रीज कंटेनर सेलेक्ट कर दिया। एक बार देख लेते हैं सही से सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। कंसोल में अगर आके हम इस तरह से लिखते हैं तो हमने सेलेक्ट कर लिया अच्छे से। अभी इसके अंदर केवल एक ही एंकर टैग है, और हम इसके अंदर अपेंड करते हैं जो हमने क्रिएट किया है। हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके जो एंकर टैग क्रिएट किया है, जो एलिमेंट क्रिएट किया है, उसको हम अपेंड करेंगे, डॉट अपेंड, और यहाँ पे हम डाल देंगे कंट्री कार्ड। तो अभी जैसे हम ये करेंगे, ये यहाँ पे अपेंड हो गया। अब यहाँ पे कोई तो दिक्कत है। हाँ, शायद हमने क्लास दिया है, हमने क्लास क्या दिया है यहाँ पे, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ये हमने क्लास सही से ऐड नहीं किया। यहाँ पे क्लास जो है वो इस तरह से कंट्री डैश कार्ड, हमने क्लास प्रॉपरली ऐड नहीं किया। यहाँ पे क्लास को प्रॉपरली ऐड कर देते हैं। अब ये देखो 2 कार्ड हमारे बन के रेडी हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं और काफ़ी सही दिख रहे हैं। और अगर हम दोबारा से अपेंड करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वही कार्ड बार बार अपेंड हो रहा है। तो वो मतलब मेमोरी में पता है कि सेम ही कार्ड है।
तो हमें इसीलिए बार बार कार्ड क्रिएट करना पड़ेगा और बार बार अपेंड करना पड़ेगा। तो हम इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं और बार बार कैसे होगा, बार बार होगा लूप के अंदर। और हम मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे, ये क्या हो गया, अरे स्लैश, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा इस पूरे कोड को, इधर मैं डाल देता हूँ और ये जो लाइन है इसको सबसे ऊपर लिख देता हूँ, जो कंट्रीज कंटेनर मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो कंसोल लॉग कर रहा हूँ, इसको हटा देते हैं ये। फिर उसके बाद है हम लोग एक कार्ड क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर क्लास ऐड कर रहे हैं, फिर उसका इनर एचटीएमएल को सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे इनर एचटीएमएल एक तो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है, फिर यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, चाहे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली ही कर देते हैं, कोई 2 लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनर एचटीएमएल सीधा इस तरह से डायरेक्टली हम सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया, हम डायरेक्टली यहाँ पे इसका इनर एचटीएमएल सेट कर रहे हैं कंट्री कार्ड का, जो हमने अभी क्रिएट किया है, और फिर उसको अपेंड करवा रहे हैं। तो अगर हम अपने ब्राउज़र में अब चल के देखेंगे तो ये देखो इतने सारे कार्ड्स क्रिएट हो गए हैं, और कितने हो गए हैं, 250 कार्ड्स, 250 कार्ड्स हो गए हैं। जितना डेटा वहाँ से आ रहा था उतने सारे कार्ड्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि हर एक में आइसलैंड का फ्लैग है, तो हमें हर एक कंट्री का अलग अलग फ्लैग यहाँ पे दिखाना है। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें कंट्री का डेटा मिल रहा है ना। तो हम कंसोल लॉग एक बार अगर करेंगे तो एक कंट्री का अगर हम डेटा देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हम उसका नेम दिखा सकते हैं, हम फ्लैग दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैग ही दिखाते हैं क्योंकि फ्लैग सबसे ज़्यादा विजिबल है। तो यहाँ पे अगर आएंगे तो फ्लैग्स है, और फ्लैग्स के अंदर एसवीजी है इस तरह से करके। तो हम अगर यहाँ पे जो कंट्री आ रही है, कंट्री डॉट फ्लैग्स इस तरह से करेंगे तो सब कंट्री का फ्लैग आएगा। और डॉट फ्लैग डॉट एसवीजी अगर करेंगे, एसवीजी, तो एसवीजी वाले फ्लैग सब कंट्रीज़ के आ जाएंगे। ये देखो इस तरह से आ रहा है, सारी कंट्रीज़ के फ्लैग आ रहे हैं। और ये तालिबान का फ्लैग कुछ अलग है, कुछ ज़्यादा लंबा है, ठीक है, तालिबान ये, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ठीक है। तो हाँ, अब हमें ये जो यूआरएल आ रहा है, ये जो हम कंसोल लॉग करवा रहे हैं अभी, ये एक इमेज का यूआरएल है। अगर हम किसी पे भी क्लिक करते हैं तो एक इमेज का यूआरएल आता है। तो हमें इसको कॉपी कर लेना है, मैं इसको कट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो सोर्स था उसको मैं रिमूव करके मैं लिखता हूँ डॉलर कर्ली ब्रैकेट इस तरह से, और यहाँ पे ये डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हर एक कंट्री का ये आ जाएगा। सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने HTML से इसको हटा सकते हैं। हम बस इसीलिए हमने रखा था ताकि हम देख देख के एक बार HTML अपना रेडी कर सकें। और हम एम्प्टी, यहाँ पे एम्प्टी एकदम से बनाएंगे। हमारा जो कंट्रीज कंटेनर है एम्प्टी है HTML के अंदर, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने उसको भर दिया है और इतने सारे कंट्रीज का कार्ड यहाँ पे हमने एम्बेड कर दिया है, और काफ़ी मस्त है, सही चल रहा है, बहुत ही मस्त चल रहा है, बहुत ही सही, ऑसम सब चल रहा है। अब हमें बस केवल नाम दिखाना है और वो दिखाना है, नाम, पॉपुलेशन, ये सब कुछ दिखाना है। तो सब कुछ हमें मिल जाएगा इसी के अंदर। कहाँ पे, जो हम ये कंसोल लॉग करवा रहे हैं, फ्लैग्स को हटा देते हैं, हम ढूंढते हैं नाम कहाँ है इसमें। तो इसमें देखो ये नेम करके है इसी में, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नेम करके है, एक नेम के अंदर कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम ही यूज़ करते हैं क्योंकि कॉमन नेम ही कॉमन नेम होता है। जैसे अगर इंडिया का कॉमन नेम देखोगे तो इंडिया है, अगर ऑफिशियल नेम देखोगे तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ऐसा करके। तो इंडिया ही दिखाएंगे हम, रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं। तो इसको मैं कॉमन नेम डॉट कॉमन अगर ऐसा करेंगे तो हमें कॉमन नेम मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो आइसलैंड लिखा है इसको हम रिमूव करके हम डॉलर कर्ली ब्रैकेट इस तरह से कर सकते हैं, और हम करेंगे कंट्री डॉट नेम डॉट कॉमन, कंट्री डॉट नेम डॉट कॉमन। अब ये देखो सबका नाम भी आ गया, सबका नाम भी आ गया। और मैं इसको अगर बंद कर दूं तो ये देखो हमने बना लिया है, सारे डेटा को फेच करके एक ही बार में दिखा रहे हैं आराम से, सबका नाम भी आ रहा है। अब पॉपुलेशन दिखानी है और रीजन दिखाना है और कैपिटल दिखाना है। तो चलो पॉपुलेशन देखते हैं किसके अंदर आ रहा है। यहाँ पे हम ढूंढेंगे पॉपुलेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट खोल लोगे यहाँ पे पॉपुलेशन होगी कहीं ना कहीं।
अगर हम पॉपुलेशन पे आ जाएं तो सीधा डॉट पॉपुलेशन करके है, कंट्री डॉट पॉपुलेशन हम कर देंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्री डॉट पॉपुलेशन। इसको मैं, ये पॉपुलेशन तो ऐसे ही रहना है, मैं नंबर को चेंज करना है यहाँ पे डॉलर करली ब्रैकेट और कंट्री डॉट पॉपुलेशन। कंट्री डॉट पॉपुलेशन हो गया, इस तरह से आ रहा है, सही है, मस्त चल रहा है, देखो सब चल रहा है, सारे पॉपुलेशन आ गए यहाँ पे। और ये, हाँ अब यहाँ पे पॉपुलेशन में कॉमा नहीं लगा, बस सिंपल नंबर है, तो इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा लॉजिक लगा के फॉर्मेट कर सकते हैं। और फॉर्मेट करने का आप गूगल पे सर्च करो, आपका होमवर्क है हाउ टू फॉर्मेट नंबर। हाउ टू फॉर्मेट नंबर इन, हमें इंडियन स्टैंडर्ड में दिखाना है, मतलब पहली बार 1000 पे कॉमा, फिर मतलब 2-2 के बाद कॉमा, ऐसा होना चाहिए। पहली बार 3 कॉमा, फिर 2-2 के बाद कॉमा, ऐसा बड़े आराम से फॉर्मेट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं, मुझे भी गूगल करके सर्च करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि हम फॉर्मेट कर सकते हैं, तो हम गूगल भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने गूगल करके ट्राई किया होगा खुद से, अभी मैं करता हूँ। तो हाउ टू फॉर्मेट नंबर इन इंडियन फॉर्मेट इन जावास्क्रिप्ट, तरह से अगर करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो का कोई रिजल्ट होगा, देखते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही लॉजिक दिखा रहा है, बहुत ही सिंपल सा होता है ज़्यादा। हाँ, नंबर डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, इस तरह से डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, और इस तरह से कर देना है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कंसोल में करके काम करता है कि नहीं। अगर हमारे पास कोई नंबर है तो डॉट टू लोकल स्ट्रिंग en इस तरह से करेंगे, तो ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको हटाते हैं। तो एक सेकेंड, 2 डॉट करने पे आ रहा है, ये 2 डॉट करने पे कैसे आ रहा है? नंबर डॉट टू, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है पहले इसको स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी नंबर है इसको पहले स्ट्रिंग कर लेंगे। स्ट्रिंग में कैसे कर देंगे? स्ट्रिंग सीधा बड़े आराम से कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे 2 डॉट लगाने पे आ जा रहा है, ये सही से चल रहा है, कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतने कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देंगे बस, यहाँ पे पॉपुलेशन के बाद इतना, यहाँ पे 2 डॉट नहीं आएगा चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे चल गया हमारा। ठीक है, सही है। यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रिंग की तरह ही यहाँ पे हम एम्बेड कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग बन जा रहा है इतना, और फिर उसमें हम लोकल स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाना है तो थोड़ा सा स्टडी कर लेना अलग से। यहाँ पे ये कैसे फॉर्मेट करते हैं, तो हमारा फॉर्मेट हो गया है, फॉर्मेट भी हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा हमें। जावास्क्रिप्ट के अंदर बने बनाए मेथड है, यहाँ पे डॉट टू लोकल स्ट्रिंग कर देंगे और en इस तरह से कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, और en मतलब इंडियन फॉर्मेट में हो जाएगा। तो इस पे अगर तुम्हें और भी किसी दूसरे कंट्री के उसमें करना है और दूसरे फॉर्मेट में, तो अगर तुम यहाँ पे शायद कुछ ना दो तो ये इंटरनेशनल के हिसाब से फॉर्मेट कर देगा। हाँ, ये 3-3 के बाद कर दे रहा है, 3-3 कॉमा लगा के। तो ठीक है, हम इस तरह से कर देते हैं। तो अब बाकी है हमें रीजन और कैपिटल, ये दोनों चीज़ दिखाने की। तो पहले देखते हैं यहाँ पे रीजन कहाँ पे है। अगर देखेंगे तो रीजन कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ये रीजन है, डॉट रीजन डायरेक्टली कर देंगे, मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे हम करेंगे कंट्री डॉट रीजन, ये रीजन हो जाएगा, और फिर कैपिटल भी होगा ऐसे ही। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल एक मिनट, कैपिटल एक एरे है, क्योंकि शायद 2-2 कैपिटल्स हो सकते हैं एक कंट्री के। और भी देखता हूँ यहाँ पे कोई है, तो और कुछ भी यहाँ पे कैपिटल के अंदर नहीं दिख रहा है, तो कैपिटल एक एरे है। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कैपिटल सीधा करने पे आएगा नहीं रिजल्ट, हमें एरे का फर्स्ट वो लेना होगा। तो ये कैपिटल, यहाँ पे कंट्री डॉट कैपिटल, और फिर इस पर हमें करना होगा
फर्स्ट अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये आ रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये हमें वो बताना नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर किसी भी कंट्री के दो दो चीज़ें हैं तो शायद दो दो चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। एक बार देखता हूँ मैं बड़ा करके, दो दो कैपिटल्स होंगे तो दो दो आ जाएंगे। किसी कंट्री का मुझे दिख नहीं रहा है। कुआलालंपुर, पता नहीं, अगर होगा भी तो समझ नहीं आएगा। ये देखो, हाँ, ये पैलेस्टीन का कैपिटल है, जेरूसलम और रामाल्लाह, पता नहीं जो भी लिखा है। तो यहाँ पे दोनों आ गए हैं कॉमा लगा के, तो एक तरह से सही है, एक तरह से सही है, दोनों दोनों कैपिटल्स आ रहे हैं, गड़बड़ नहीं। लेकिन अगर हम चाहें तो एक ही कर सकते हैं। ये एरे यहाँ पे ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट को अगर कर देंगे तो केवल फर्स्ट ही आएगा। कहाँ गया पैलेस्टीन, ये पैलेस्टीन है, ठीक है। तो अभी एक ही आ रहा है, ठीक, जो पहले था, जो फर्स्ट है वही आ रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, और ये हो गया, बन गया, सब कुछ बन गया, देखो चल रहा है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना बाकी हैं। अभी हम इस पर क्लिक करें, अभी तो लिंक नहीं लगाई है हमने। हम क्लिक करें तो इसका जो इंडिविजुअल पेज है वो खुले, और इंडिविजुअल कंट्री से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो खुले। तो वो सब कुछ अभी हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं आपको एक बार हिंट देता हूँ कैसे करना है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है। तो देखो, यहाँ पर जो हमारी एपीआई है, कहाँ गई एपीआई? एपीआई में एक एंड पॉइंट हमें मिला है, एक एंड पॉइंट है नेम, ठीक है। यानी कि हम कंट्री को उसके नाम से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम केवल नाम यहाँ पे अगर डालेंगे, चलो मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। जैसे ये वाला यूआरएल अगर मैं कॉपी कर लूँ और सर्च करेंगे कंट्री को नाम से, तो अगर यूनाइटेड सर्च करेंगे तो यहाँ पे 7 आ रही हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड रिपब्लिक तंजानिया, बहुत सारे यूनाइटेड नेम, बहुत सारी कंट्रीज़ के नेम में यूनाइटेड आता है। अगर हम इंडिया ही सर्च करते हैं ना, यहाँ पे दो मिलेंगे हमें। ये देखो 2 आइटम्स, एक तो हो गया रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये देखो ऑफिशियल नेम है, और दूसरा है ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। तो जिसके भी नाम में आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका यूज़ नहीं करना है नाम सर्च करने के लिए, हमें यूज़ करना है फुल नेम। जो हम फुल नेम ऐसा इस वाली एपीआई से सर्च करते हैं, तब केवल एक ही कंट्री आती है जो जिसका वो पूरा नाम है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे यूआरएल में डालूँ, और ये जो यूआरएल है यहीं पे हम आगे क्वेश्चन मार्क इस तरह से लगा देंगे, तो एंटर करेंगे तो बस केवल देखो यहाँ पे केवल इंडिया आएगा, ठीक है, इंडिया आएगा, क्योंकि इसका जो नाम है, कॉमन नेम या दो नाम होते हैं, कॉमन नेम या ऑफिशियल नेम, दोनों में से कोई भी नेम मैच कर जाएगा तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने इंडिया डाला था, अगर मैं यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया डाल के एंटर करता हूँ तो भी इंडिया आएगा। यानी कि कॉमन नेम या फुल नेम, दोनों में से कोई भी नाम डाल के हम अगर पूरा पूरा सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये एक कंट्री का डेटा पूरा हमें मिल जाएगा इस तरह से फेच करके। तो अब मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि हमें एक कंट्रीज़ का पेज कैसे बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे जैसे कि अभी हम कोई भी एंकर टैग नहीं सेट कर रहे हैं, हम जो एंकर टैग का कोई लिंक नहीं सेट कर रहे हैं, कोई एचआरईएफ नहीं सेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसका एक एचआरईएफ सेट करना होगा, एक हमें कंट्री पेज बनाना होगा। और जैसे कि अभी ये index.html है, अगर index.html नहीं भी डालेंगे तो भी यही खुलेगा, और हमें एक करके /country.html बनाना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, फिर आप ट्राई करना। अभी ये नॉट मतलब बोल रहा है कैन नॉट फाउंड, ठीक है, कैन नॉट गेट ऐसा कुछ आ रहा है। तो हमें यहाँ पे आके एक index.html नहीं, country.html फाइल बना लेनी है। इसमें थोड़ा सा कोड लिख देना है। यहाँ पे मान लो कंट्री लिख देता हूँ, कंट्री, इस तरह से मैं इतना ही लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पे हम मतलब मान लो यहाँ पे भी मैं कंट्री लिख देता हूँ। तो अब अगर हम रिलोड करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा।
अब हम इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, एक यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं href में। क्या डाल सकते हैं href में? जो कंट्री कार्ड है, यहाँ पे क्लास हमने ऐड किया है, तो क्लास के बाद हम चाहें तो कंट्री कार्ड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ अभी, डॉट href इज इक्वल टू, ये वाला यूआरएल हम पेस्ट कर सकते हैं, ये वाला नहीं, ये हम ऐसा करेंगे स्लैश कंट्री कार्ड डॉट एच कंट्री कार्ड नहीं, कंट्री डॉट एच तो इतना कर देंगे। तो जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा, यहाँ पे अभी भी ये हाँ आ गया, लिंक क्लिकेबल हो गया ये, और इस पर जैसे ही क्लिक करेगा कंट्री वाले पेज पे चला जाएगा। अब जब कंट्री वाले पेज पे जाएगा तो हमें ये भी बताना होगा किस कंट्री वाले पेज पे गया है। तो हम यहाँ पे एक क्वेरी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क में हम डॉलर कर्ली ब्रैकेट कंट्री डॉट नेम कर देंगे, कॉमन यहाँ पे डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, और क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा नेम या ऐसा कुछ डाल सकते हैं, नेम इज इक्वल टू ये, मतलब कंट्री पेज पे गए हैं और कंट्री का नाम जो है वो ये है। अब ये देखो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू आइसलैंड हो गया है। अगर हम दूसरे कंट्री पे जाते हैं, नेम इज इक्वल टू जो भी है, न्यू कैलेडोनिया, जो भी है कैलेडोनिया, तो इस कंट्री में आ गए हैं हम, जापान में आ गए हैं। तो बार बार ये यूआरएल पे तो हम जा रहे हैं, कंट्री वाले पेज पे ही जा रहे हैं, लेकिन हम जो भी क्वेरी स्ट्रिंग में कर रहे हैं उससे यहाँ पे हमारा जो index.html फाइल खुल रही है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम उससे रिलेटेड डेटा को फेच करवा सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इस पेज पे, मतलब इस पेज को डिज़ाइन करना है, जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिज़ाइन इसका, कहाँ गया ये, अगर हम अप एरो लेफ्ट एरो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा हमें डिज़ाइन फोल्डर में, एक कंट्री का जो पेज है, इस तरह से कुछ हमें डिज़ाइन करना है। तो आपको ये वाला पेज डिज़ाइन करना है खुद, और आपको क्या करना है, उसके अंदर का पूरा पहले तो एक कंट्री का हार्ड कोड आप डिज़ाइन कर लीजिए। फिर क्या करना है, आपको यहाँ से उसका नेम फेच करना है, ठीक है। अब क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा कैसे लें, इसको आपको सर्च करना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन करें, या केवल लोकेशन ही करते हैं, लोकेशन, तो यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा है, लेकिन क्वेरी से रिलेटेड डेटा नहीं है, हमें ये पूरा यूआरएल मिल जा रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ से ये फेच कर सकते हो डेटा, लेकिन यहाँ पे एक सर्च करके होता है, यहाँ पे सर्च में हमें बस इतना मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी हमें एग्जैक्टली नेम इज इक्वल टू क्या है ये नहीं मिल रहा है। तो आप देखो, आप गूगल पे सर्च करो कैसे क्वेरी पैराम से डेटा फेच करते हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम क्वेरी स्ट्रिंग ऐसा कुछ करके कर सकते हैं। तो ये स्टैक ओवरफ्लो का रिजल्ट आ गया है, और यहाँ पर ये काफ़ी जेनरिक फंक्शन यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे इसका एक इन्होंने फंक्शन दिया है जिसके अंदर हम मतलब पूरा डेटा आ जाएगा। मतलब यहाँ पे यूआरएल में हम केवल एक ही क्वेरी पैराम नहीं, हम ऐड करके मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। और भी देखते हैं यहाँ पे, और भी कोई इजी छोटा थोड़ा कोई सिस्टम हो यहाँ पे, तो सही है। वैसे वो वाला जो था वो काफ़ी सही था, ठीक है। तो यही यूज़ करते हैं। अब ये न्यू प्रॉक्सी ऐसा कुछ करके, तो इसके ज़्यादा तुम्हें डिटेल में नहीं जाना है, तुम्हें बस यूज़ करना है, तुम्हें अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। हर एक चीज़ तुम जब आगे चलोगे धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे एक दूसरा अल्टरनेटिव वे है यूआरएल सर्च पैराम, यहाँ पे इसको भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो ये वाला हम यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा छोटा है। मैं यहाँ पे अगर करूँ, ये न्यू इतना कर दिया मैंने, और फिर यहाँ पे अगर मैं डॉट गेट अगर करूँगा, डॉट गेट और फिर यहाँ पे नेम डाल देता हूँ,
तो देखो क्या मिलता है, मुझे एग्जैक्ट नेम मिल गया है। ठीक है, तो इतना कोड हम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, इतना कोड हमें यूज़ करना है। और यहाँ से विंडो अगर हटा देंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी हमें मिल जाएगा। अब इस कोड को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख के कमेंट कर देता हूँ नीचे। हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको कंट्री से एक कनेक्टेड दूसरी जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी है, country.js ऐसा कुछ करके आप बना लीजिए। और उसके अंदर उसके अंदर आप डेटा फेच करिए। मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैं script.js नहीं, country.js नाम से एक फाइल बना देता हूँ। इतना बना दिया मैंने, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे अपने country.html से। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा script.src country.js। यहाँ पे हम डिफर एट्रीब्यूट लगा देते हैं। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्यों लगाते हैं। तो ये हो गया है। अभी हम अगर country.js में जाएंगे तो ये तब चलेगा, अगर यहाँ पे मैं console लॉग करूँ हाय, तो ये तब चलेगा जब हम कंट्री पेज पे आएंगे। देखो अभी हम इस पेज पे हैं, तो ये कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग 0। ये शायद लाइन नंबर 18, यानी कि हम जो कंट्री यहाँ कैपिटल को एक्सेस कर रहे हैं, तो कभी ये हो सकता है अनडिफाइंड हो, किसी कंट्री का कोई डिटेल नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, तो नहीं देगा ये। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक बार script.js खोलता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आने दो, दिखने दो जितने भी कैपिटल्स हैं। नहीं तो एक काम, अगर हम क्वेश्चन मार्क और डॉट लगा देंगे, जो कि ऑप्शनल चेनिंग हमने पढ़ा है, तो भी ये हैंडल हो जाएगा। मैंने डॉट क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क डॉट लगा देंगे तो भी एरर चली जाएगी। तो यहाँ कंसोल से एरर चली गई है जो भी थी। तो और ये जो भी कंसोल लॉग हो रहा है, इन सबको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अभी मैं इस पेज पे हूँ, क्या बोलते हैं, कंट्रीज पेज पे हूँ। ठीक है, कंट्रीज नहीं, मतलब सारी कंट्रीज के पेज पे हूँ। तो अभी ये वाला कोड हमारा नहीं रन हो रहा, जो कि country.js के अंदर है। जैसे मैं country.js के अंदर जाऊँगा, ये कोड रन होगा। तो इसके अंदर मैं वो कोड नहीं, मैं ये कोड रन करता हूँ, console log ये करता हूँ। तो ये देखो क्या होगा, हम जिस भी कंट्री पे जाएंगे हमें पता चल जाएगा हम किस कंट्री पे गए, न्यू कंबोडिया। ठीक है, तो हम जो रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम यहाँ से इस तरह से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और एक कंट्री का डेटा फेच कर सकते हैं। कैसे, मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, कंट्री नेम इज इक्वल टू, हमें ऐसे ही तुरंत नेम मिल जाएगा जिस भी कंट्री में जाएंगे। ये मैं जॉर्डन पे गया, अब यहाँ पे अगर हम कंट्री नेम टाइप करेंगे, कंट्री नेम, तो हमें पता है कि हम जॉर्डन पे आए हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें पता चल चुका है। तो अभी हमें रिक्वेस्ट भेजना है, कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इस वाले यूआरएल पे भेजना है। और हम करेंगे फेच, यहाँ पे इस तरह से डायनेमिक यूआरएल कर देंगे, और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आपको %20 दिख रहा होगा, तो ये %20 वहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाता है जहाँ पे स्पेस होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट इस तरह से कर देता हूँ और ये कंट्री नेम कर दूंगा। तो इस तरह से एक कंट्री का डेटा आएगा। .then res रिटर्न करना है res.json, फिर यहाँ पे .then फिर से लगा देते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगा डेटा, console log डेटा, इतना कर देंगे। अब अगर हम किसी भी कंट्री पे जाएंगे तो उस कंट्री का डेटा आएगा, यहाँ पे एरे के अंदर है, हालांकि एरे के अंदर है लेकिन एक कंट्री का डेटा है। तो हम इसको चाहें तो इस तरह से केवल एक 0 लगा देंगे तो उसका डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम किस कंट्री पे हैं, जॉर्डन पे हैं, तो जॉर्डन का डेटा यहाँ पे आ रहा होगा, देखो जॉर्डन का है, ये जेओ सब कुछ करके है। और यहाँ पे नेम कहाँ है, नेम ये यहाँ पे नेम है। ठीक है, तो ये हम जॉर्डन पे आ गए हैं। और जापान, अगर हम जापान पे जाएंगे तो जापान का डेटा, ठीक है, यहाँ से फेच होके आ जाएगा, जापान बोलो या जापान बोलो, तो जापान का डेटा आ गया। तो अब हमने डेटा फेच कर लिया, हम जैसे ही जा रहे हैं डेटा फेच कर रहे हैं। अब
अब आपका काम है आप ये पूरा इम्प्लीमेंट करना, और आप एक बार ट्राई करना खुद से एकदम अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की। और आपको मतलब ये वाला भी फीचर इम्प्लीमेंट करना है कि यहाँ पर ये अगर बॉर्डर कंट्रीज हैं तो उस वाले पेज पे भी जा सके यूज़र सीधा, यानी कि ये सारे भी एंकर टैग्स होंगे। तो आप खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। बाकी जो सारे फीचर्स हैं वो आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। और ये मोबाइल में थोड़ा सा कम अच्छा दिख रहा है, उसको हम अभी फिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा मीडिया क्वेरी लगा के। जैसे कि मान लो यहाँ से हमें मोबाइल व्यू दिखाना है, या यहाँ से 600 पिक्सल से मोबाइल व्यू दिखाना है, तो हम इसको एक मीडिया क्वेरी लगा के अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक CSS में मीडिया क्वेरी लगा देता हूँ, एट मीडिया मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, ये दे दिया। वहाँ पर हमें इस पे कहाँ गया, कंट्रीज कंटेनर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये हो गया। तो ये 600 जैसे विड्थ होगा ये हो जाएगा। इसको हम 660 या 670 या 768 कर देते हैं, 768 पिक्सल कर देते हैं। तो यहाँ से ये सेंटर में हो जाएगा। और चाहें तो हम कार्ड की विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना भी ठीक है। और यहाँ पे हेडर को भी हमें देखना होगा क्या है हेडर को। तो अभी हम एकदम मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं बना रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ करेंगे एकदम मोबाइल में कैसा दिखता है। इसका फॉन्ट साइज बस छोटा कर देना है, तो फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे और क्या। और फिर डार्क मोड भी इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और भी एकदम अच्छे से रिस्पॉन्सिव बना देंगे इसको। तो सही है, इतना हमने कर लिया है। और आपको कार्ड में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस, ज़्यादा कम ज़्यादा स्पेस दिख रहा होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कैसे हैंडल करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहा होगा, तो ऐसा नहीं है, ये जो इसका झंडा है ना, इसका नीचे का पार्ट ही वाइट है, ऊपर लाल नीचे वाइट। तो इसके झंडे को अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, तो इसीलिए हमें इतना ज़्यादा स्पेस दिख रहा है, वो सब झंडे की प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं थोड़ा सा कैसे हैंडल करेंगे, थोड़ा सा और सुंदर बना सकते हैं कार्ड्स को। तो ये हम नए पेज पे गए, उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है, इतना मैंने सेटअप कर दिया। अब आगे आपको करना है, आप खुद से ट्राई करना, खुद से डिज़ाइन करना बाकी जो पेजेस हैं। और डार्क मोड, लाइट मोड, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या और भी कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। अगर आप चाहो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप मुझसे संडे लाइव में कनेक्ट करके डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम लोग हर संडे रात को 8 बजे गूगल मीट पे लाइव करते हैं, उस गूगल मीट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।